अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी जुर्रत रिंदाना सुना रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मौसम ने अचानक तेवर बदल कर हमें मुश्किल में डाल दिया था। मैं और हवलदार बशीर अहमद एक तनावर दरख्त की बालाई मजबूत शाखों पर जमकर बैठे थे। मज़कूरा दरख्त कब्रिस्तान के अहाते के अंदर इस्तादा था। वो मौसम गर्मा की एक हफ्ज़दा रात थी। हवा भी बंद थी कि किसी दरख्त का कोई पत्ता भी जुम्बिश करता दिखाई नहीं देता था। दम घुट का आलम था। ऐसे में यकायक बूंदाबांदी शुरू हो गई। अगरचे ये कुदरती अमल वक्त की ज़रूरत था। फ़ज़ा में मौजूद घुटन ने सांस लेना मुहाल कर रखा था, लेकिन इस वक्त हम जिस नौइयत की सिचुएशन में थे, इसमें अगर बाकायदा बारिश शुरू हो जाती तो ये हमारे मिशन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी, और मैं किसी भी कीमत पर अपने मकसद को खोना नहीं चाहता था। मलिक साहब, हवलदार ने पत्तों के बीच में से आसमान की तरफ देखते हुए कहा, लगता है आज वो गौर बिजू इधर का रुख नहीं करेगा। हम पिछले 2 घंटे से इस दरख्त पर टंगे हुए थे और इसकी आमद के आसार कहीं नजर नहीं आ रहे। अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। हवलदार ने गौर बिजू के अल्फाज इस शख्स के लिए इस्तेमाल किए थे जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम इस दरख्त की बुलंदी पर बैठे हुए थे। पिछले चंद रोज से इस कब्रिस्तान में अजीब व गरीब वाक़यात पेश आ रहे थे। गुज़िश्ता 10 दिन में 3 कब्रों की बेहुरमती की गई थी, और यकीनन ये काम रात की तारीकी ही में किया गया था, और वो भी इतनी सफाई और खामोशी के साथ कि गोरगन को कानो कान खबर नहीं हो सकी थी। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि जो भी शख्स इस मज़मूम हरकत का इर्तिकाब कर रहा था, वो इन तीनों कब्रों में से कुछ निकाल कर नहीं ले गया था। वो चुपचाप कब्र को खोलता और वापस चला जाता था। ये तीनों कब्रें काफ़ी पुरानी थीं जो इस नामालूम शख्स ने खोली थीं, यानी साल हर साल गुजर जाने के बाद कब्र की तह में वहाँ मदफून मुर्दे की इक्का दुक्का हड्डियाँ ही बाकी बची थीं। मैं किसी भी हाल में मायूस नहीं होता बशीर अहमद, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अगर आज बारिश के सबब या किसी और वजह से हम इस गौर बिजू सिर्फ शख्स को पकड़ने में नाकाम हुए तो कल रात फिर इधर आएंगे। मुझे तो कोई जहनी मरीज लगता है मलिक साहब, हवलदार बेजारी से बोला, या फिर वो कोई जादूगर होगा। जादूगर? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? मलिक साहब, बाज लोग जादू टोने के लिए कब्र की मिट्टी या मुर्दे की हड्डियां इस्तेमाल करते हैं, हवलदार गंभीर अंदाज में बोला। हवलदार की बात में वजन था। तो तुम्हारा ख्याल है कि वो गौर बिजू किसी जादू टोने की गर्ज से कब्रें खोद रहा है? मैंने पूछा। लेकिन हमारी अब तक की तहकीक के मुताबिक किसी भी कब्र की हड्डियां तो गायब नहीं हुई। चंद दिन के वक्फे से गुज़िश्ता कुछ दिनों से जिन कब्रों को खोला गया था, मैंने इनका तफसीली मुआयना किया था, और वहाँ से किसी काबिल ज़िक्र चीज़ की चोरी मेरी नज़र में नहीं आई थी। मैंने ज़रूरी कार्रवाई के बाद मज़कूरा कब्रों को बंद करवा दिया था। मैं आपकी बात को झुटलाऊंगा नहीं मलिक साहब, बशीर अहमद ने गहरी संजीदगी से कहा। अगर आपका अंदाज़ा दुरुस्त है कि ये सब किसी आमिल कामिल जादूगर का किया धरा है, तो फिर यह भी हो सकता है कि इसने कोई तावीज़ गंडा दबाने के लिए कब्रों को खोला हो। इस मकसद के लिए मुझे तो किसी एक कब्र को भी खोदना काफ़ी था, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। हम एक कब्र बंद करवाते हैं तो 2-3 रोज़ के बाद वो दूसरी खोल के रख देता है। अजीब तमाशा लगा रखा है इस मनूस गौर बिजू ने। बात के इख्तिताम पर आपो आप मेरा लहजा कड़वा हो गया था। हवलदार ने राजदाराना अंदाज में कहा, मलिक साहब, मुझे शक है। कैसा शक? मैंने दूसरी शाख पर बैठे हुए हवलदार बशीर अहमद से इस्तफसार किया। कहीं दीनू चाचा इस नामुराद गौर बिजू के साथ मिला हुआ तो नहीं? वो सनसनीखेज लहजे में बोला। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि वो बड़े मज़े से आकर कब्र खोल डालता है और दीनू को कानो कान खबर नहीं होती। दीनू का असल नाम दीन मोहम्मद था, मगर वो दीनू चाचा के नाम से मशहूर था, और वो इस कब्रिस्तान का गोरकन था। दीनू की रिहाइश भी कब्रिस्तान के अंदर ही थी। इसकी उम्र 60 से ज़्यादा थी और इसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो अकेला ही रहता था। दीनू अगर इस गौर बिजू के साथ मिला हुआ है तो मैं उसके साथ साथ उसका हशर भी पूरा कर दूंगा। मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। एक बार कब्रों को खोलने वाला वो बदबख्त मेरे हत्थे चढ़ जाए तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा।
इधर मेरी बात खत्म हुई, इधर बूंदाबांदी में कदरे तेजी आ गई। आसार तो यही बताते थे कि थोड़ी देर में बाकायदा बारिश का आगाज हो जाएगा और ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं थी। अगर मेरा शक दुरुस्त है मलिक साहब, तो आज वो गोरबिजू इधर का रुख नहीं करेगा, हवलदार ने ठहरे हुए लहजे में कहा। दीनू चाचा ने यकीनन उसे हमारी यहाँ मौजूदगी के बारे में बता दिया होगा। इसके बाद अगर वो कब्रिस्तान में कदम रखेगा तो इससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं होगा। तुम ठीक कह रहे हो बशीर अहमद, मैंने हवलदार के ख्याल की तायद करते हुए कहा। हमें इस फितना परवश शक तक रसाई हासिल करने के लिए कोई और तरीका इख्तियार करना होगा। मेरी बात मुकम्मल होने पर बहुत तेज़ बिजली चमकी। इसके बाद बारिश की खौफनाक गर्ज सुनाई दी और शुरू हो गई। हवलदार ने फिक्रमंदी से कहा, लो जी मलिक साहब, हो गया काम। बिल्कुल ठीक, मैंने कब्रिस्तान के बाहर कच्चे रास्ते की तरफ देखते हुए मायनाखेज अंदाज में कहा। मज़कूरा कब्रिस्तान रेलवे लाइन के नज़दीक वाक़ था और इसके पहलू से एक कच्चा रास्ता गुजरता था, यानी कब्रिस्तान रेलवे लाइन और कच्चे रास्ते के वस्त में था। अगरचे इस वक्त रात की तारीकी फैली हुई थी, लेकिन मैं चूँकि काफ़ी देर से रास्ते पर निगाह जमाए बैठा था, लिहाजा कुछ फासले पर हरकत करती हुई वो चीज़ मेरी नज़र की पकड़ में आ गई थी। मैं समझा नहीं मलिक साहब, हवलदार उलझन ज़दा लहजे में बोला। आपको क्या लगता है? यही कि हो गया काम। मैंने बदस्तूर उस नामालूम मुतहरिक चीज़ पर निगाह जमाए रखी। मैंने तो ये बात बारिश के लिए कही थी मलिक साहब, और मैंने इसके लिए कही है। मैंने उस चीज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। किसके लिए? उसकी उलझन में हैरत भी शामिल हो गई। उधर देखो, मैंने तारीकी में मुतहरिक इस शय की जानिब हवलदार की तवज्जो मबजूल कराई। कच्चे रास्ते पर कोई चला आ रहा है। ओह, वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला। ये क्या बला है मलिक साहब? वो अला है या बला, इस बात का फैसला इसी वक्त हो पाएगा जब वो हमारी निगाह के सामने खुलकर वाज़ेह होगी, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। हो सकता है ये वही गोरबिजू हो जिसके इस्तकबाल के लिए हम फ़िज़ाई मोर्चा संभाले बैठे हैं। मुझे नहीं लगता, वो सरसरी लहजे में बोला। वो मुतहरिक चीज़ लम्हा ब लम्हा हमारे नज़दीक आ रही थी। हम चूँकि दरख्त की तवाना शाखों पर बैठे हुए थे और हमारे सरों के ऊपर भी पत्ते और शाखें मौजूद थीं, लिहाजा हम बरसात से बुरी तरह मुतासिर नहीं हो रहे थे। पत्तों से भरी हुई शाखें हमारे लिए छतरी का काम कर रही थीं। अगर हम खुले में खड़े होते तो अभी तक गुस्ले नश्ब कर चुके होते। जल्द ही वो मुतहरिक शय हमारे इतने करीब आ गई कि इसे पहचानने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ। हवलदार बशीर अहमद का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। वो कोई शख्स नहीं था। मेरी निगाह एक शानदार टांगे पर जमी हुई थी, और टांगा भी ऐसा कि जिसमें कोई कोचवान या कोई सवारी मौजूद नहीं थी। वो टांगा निहायती धीमी रफ्तार से गांव की जानिब बढ़ रहा था। बशीर अहमद, ये क्या माजरा है? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। मलिक साहब, वो टांगे की जानिब इशारा करते हुए बोला। मैंने पहचान लिया है, ये राना साहब का टांगा है, लेकिन आधी रात को और वो भी खाली खुली टांगा कहाँ से आ रहा है? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तो चलो नीचे जाकर समझने की कोशिश करते हैं, मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में बोला। अगर हम यहाँ बैठकर अंदाजे लगाते रहे तो मसला हल नहीं होगा। हम दरख्त से नीचे उतरे और कब्रिस्तान से निकलकर कच्चे रास्ते की जानिब बढ़ गए। मज़कूरा टांगे में जुता हुआ घोड़ा इतनी सुस्त रवि से चल रहा था कि हमने जल्द ही उसे जा लिया, और फिर हमारी हैरत की इंतहा ना रही। टांगे के अगले हिस्से में, यानी घोड़े की पीठ और फ्रंट सीट के दरमियान वाली जगह पर कोई सो रहा था। मैंने टांगे को रोक लिया और बरसती बारिश में टार्च जलाकर इस महवे नींद शख्स का जायज़ा लिया। अगले ही लम्हे मुझ पर यह सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि वो शख्स अब भी नींद सो चुका था। मेरे साथ ही हवलदार ने भी इस शख्स की लाश देख ली थी। मलिक साहब, ये तो फीका है, वो मजबूत लहजे में बोला। राना साहब का कोचवान, इसकी मौत कैसे वाक़ हुई? मैं हवलदार के सवाल को नज़रअंदाज करके मुबैना फीके कोचवान की लाश का जायज़ा लेने में मसरूफ़ हो गया। टार्च की रोशनी में मुझे फीके का सर बुरी तरह जख्मी दिखाई दिया। किसी शकीउल कल्ब शख्स ने बड़ी बेदर्दी से इसकी खोपड़ी को कुचल डाला था। फीके के पेट पर से उसका लिबास भी सुर्ख हो रहा था। यकीनन इसे वहाँ भी कोई गहरी चोट लगी थी, जिससे खारिज होने वाले खून ने उसके लिबास को रंगीन कर दिया था। जल्दी मुझ पर एक और इंकिशाफ हुआ।
टांगे की सीटों के नीचे बने हुए खांचे में मुझे 2 और अफराद दुनिया और माफिया से बेखबर पड़े दिखाई दिए। ये वो खला था जहां कोचवान अक्सर घोड़े का चारा रखा करते हैं। जब मैंने इन 2 अफराद का तनकीदी जायजा लिया तो पता चला कि इनमें एक औरत और दूसरा नौजवान लड़का था और खुशकिस्मती से वो दोनों जिंदा थे। ताहम इन पर गहरी बेहोशी तारी थी। मैंने इस औरत और नौजवान पर टार्च की रोशनी डालते हुए हवलदार से पूछा कि बशीर अहमद, क्या तुम इन दोनों को पहचानते हो? बशीर अहमद इसी इलाके का रहने वाला था। मौजा जमालपुर पर साल हर साल से राणा बिरादरी का राज था। इस वक्त राणा तसद्दुक जमालपुर का चौधरी था। मेरे सवाल के जवाब में बशीर अहमद ने बताया, मलिक साहब, ये औरत तो छोटे राणा साहब की बीवी रुखसाना है और इस लड़के को मैं नहीं जानता। उसने बेसुध पड़े हुए लड़के की जानिब इशारा किया। छोटा राणा यानी राणा मुसद्दिक भी अपने बड़े भाई तसद्दुक के साथ ही जमालपुर वाली हवेली में रहता था। मौजा जमालपुर लगभग 100 घरों पर मुश्तमिल एक आम सा छोटा सा गांव था जो जीटी रोड और रेलवे लाइन के दरमियान में वाक़ था। इसकी आबादी कमोबेश 400 नफूस रही होगी। बशीर अहमद, मुझे लगता है कि इन लोगों को कोई संगीन हादसा पेश आया है। मैंने तशवीश भरे अंदाज में कहा, इन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना होगा। बात के इख्तिताम पर मैं टांगे पर सवार हो गया। हवलदार ने कहा, अगर हम राणा साहब को इस वाक़े की इत्तला दे दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। बिल्कुल, ये तो लाजमी करना है, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। तुम कब्रिस्तान से अपना घोड़ा खोल कर लाओ, मौजा जमालपुर हमारे रास्ते में पड़ेगा। हम पहले राणा तसद्दुक की हवेली जाएंगे, इसके बाद हॉस्पिटल का रुख किया जाएगा। ठीक है मलिक साहब, वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला। हम दोनों घोड़े पर सवार होकर थाने से कब्रिस्तान पहुंचे थे। गौर बिजू तो हमारे हाथ नहीं लग सका था, लेकिन राणा तसद्दुक का सजा सजाया आलीशान टांगा हमारे ड्रामाई अंदाज में हमारे करीब आ गया था, और वो भी ऐसी हालत में कि इस पर एक लाश और 2 बेहोश अफराद पड़े हुए थे। इन लम्हात में कोचवान का किरदार मैं अदा कर रहा था और हवलदार घोड़े पर सवार मेरे साथ टांगे के पहलू में चल रहा था। मलिक साहब, ये तो कोई बात न हुई कि आग लेने गए थे और पैगंबरी मिल गई। बशीर अहमद ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, हम गोरबिजू की गिरफ्तारी के लिए कब्रिस्तान गए थे और ये टांगा हमारे हाथ लग गया, और वो भी बड़ी पुरअसरार सनसनीखेज हालत में। अगरचे इनमें से कोई अपने होशो हवास में नहीं है, लेकिन मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि राणा साहब के टांगे के साथ कोई बहुत ही ख़तरनाक वाक़या पेश आया है। इस वक्त मेरा जहन मुख्तलिफ ज़ावियों में मसरूफ़ अमल था। राणा तसद्दुक का टांगा जिस हालत में हमें मिला था वो किसी बड़े हंगामे की इत्तला दे रहा था। वो कच्चा रास्ता चमनाबाद की तरफ जाता था, यानी टांगा चमनाबाद से इस तरफ आ रहा था। जमालपुर से चमनाबाद का फासला कच्चे रास्ते से 5 मील था। अगर जीटी रोड से सफ़र किया जाता तो यही फासला बढ़कर 8 मील हो जाता था। टांगे का चमनाबाद से जमालपुर की जानिब आना यही जाहिर करता था कि इन दोनों गांवों के दरमियान इन्हें कोई संगीन वाक़या पेश आया था। इस हादसे के बारे में मालूमात इसी वक्त हासिल की जा सकती थी जब राणा मुसद्दिक की बीवी रुखसाना या वो नौजवान लड़का होश में आ जाता। फीका कोचवान तो अब इस काबिल नहीं रहा था कि इससे किसी किस्म का सवाल जवाब किया जाता। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि फीका कोचवान अदम आबाद रवाना हो चुका था। मैंने टार्च की रोशनी में उसकी खोपड़ी का हशर नशर देख लिया था। अगलब इम्कान यही था कि लाठियों के पे दर पे वार से उसे मौत के घाट उतारा गया था। मज़ीद इंकशाफात इस वक्त हो सकते थे जब बाकायदा रोशनी में फीके की लाश का और रुखसाना और मज़कूरा लड़के का तफसीली जायज़ा लिया जाता। हम कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे और हमारा ये सफ़र कब्रिस्तान से जमालपुर की सिमत था। थोड़ी ही देर में कन्हैया लाल बाग के नज़दीक से हमने रेलवे लाइन को अबूर किया और गांव की जानिब बढ़ गए। ये कच्चा रास्ता जमालपुर के पहलू से गुजरकर जीटी रोड से जा मिलता था और मेरा थाना भी जीटी रोड के किनारे ही वाक़ था। थाने से जमालपुर का फासला तकरीबन 1 मील था। मेरे थाने के साथ ही लारी अड्डा बना हुआ था और जीटी रोड से एक सड़क निकलकर लाइलपुर की तरफ जाती थी। जिस बारिश को हम कब्रिस्तान से अपने साथ लेकर आए थे, इसने भी जमालपुर तक हमारे साथ साथ सफ़र किया था, और वो भी तमाम तर गर्द चमक के साथ। हमारी आमद ने जमालपुर को हिलाकर रख दिया था।
एक तो बारिश ने घरों के सहनों और छतों पर सोए हुए लोगों की नींद का सवा सत्यानाश मार दिया था। वो लोग खुले में उठकर बरामदों और कब्रों में जाने पर मजबूर हो गए थे। ऊपर से जब उन्होंने आधी रात के वक्त एक थानेदार को कोचवान के रूप में गांव के अंदर दाखिल होते देखा तो उन्हें अपनी बसारत पर यकीन नहीं आया। फिर जब हम राना तसद्दुक की हवेली में पहुंचे तो वहां एक कोहराम मच गया, क्योंकि हम उनके लिए टांगे में जो कुछ लेकर आए थे वो किसी कयामत से कम नहीं था। थानेदार साहब, ये सब क्या है? राना तसद्दुक ने वहशतज़दा नज़र से मुझे देखते हुए सवाल किया। राना मुसद्दिक बेहोश रुखसाना की जानिब इशारा करते हुए पूछने लगा, मेरी बीवी को क्या हुआ है और बसीर क्यों खामोश है? इस नौजवान लड़के का नाम बसीर था। बादशाह मुझे बताया गया कि बसीर राना तसद्दुक का छोटा साला था। ये सूरत हाल ऐसी थी कि इन लोगों का बेहद परेशान हो जाना एक लाजमी अम्र था। मैंने बारी बारी दोनों भाइयों की जानिब देखते हुए निहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, राना जी, सवाल जवाब करने के लिए आधी रात बाकी है। मैं चाहता हूँ इन तीनों को फिलफौर अस्पताल पहुँचाया जाए। फीका कोचवान तो जिंदगी की बाजी हार चुका है, लेकिन रुखसाना और बसीर को फौरी तिब्बी इमदाद देकर बचाया जा सकता है। इसलिए एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इनको यहाँ से रवाना कर देना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि घर का कोई बंदा भी इनके साथ जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल, वो यके बाद दीगरे अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर मुसद्दिक ने कहा कि मैं इनके साथ जाऊंगा। रुखसाना मुसद्दिक की बीवी थी और बसीर तसद्दुक का साला। मैंने हवलदार बशीर अहमद को टांगे के साथ हॉस्पिटल जाने की हिदायत कर दी और खुद राना तसद्दुक की जानिब मुतवज्जा हो गया। राना साहब, ये बड़ा गंभीर मामला है, हमें किसी जगह बैठकर तसल्ली से बात करना होगी। जी ज़रूर, वो सर को अस्बाती जुबिश देते हुए बोला। हम हवेली के अंदर बैठकर इत्मीनान से बात कर सकते हैं। राना मुसद्दिक अपने साथ 2 मुलाजमों को भी लेकर जाना चाहता था। मैंने उसे इजाज़त दे दी। हवलदार ने घोड़ा मेरे लिए छोड़ दिया था, क्योंकि राना मुसद्दिक ने फिलफौर एक और टांगे का बंदोबस्त कर लिया था। ज़िलाई हॉस्पिटल मेरे थाने से आधे मील के फासले पर था। मैंने हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र हवलदार को हर बारीकी से अच्छी तरह आगाह कर दिया था। मुझे यकीन था कि वो अस्पताल के मामलात को बखूबी संभाल लेगा। हवेली के कुशादा सहन में एक जानिब ऊंची छत वाला एक बेदरो दीवार कमरा बना हुआ था, यानी ज़मीन से सिर्फ मजबूत सुतून उठाकर इनके ऊपर छत डाल दी गई थी। इस हिस्से का फर्श चबूतरा नुमा था और सहन की ज़मीन से वो फीट भर ऊंचा था। मज़कूरा चबूतरे पर बैठ की कुर्सियां रखी हुई थीं। मुझे ये समझने में कतन कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि छतदार वो चबूतरा मौसम के मुख्तलिफ रंगों को इंजॉय करने के लिए बनाया गया था, ताकि छत के नीचे धूप और बारिश से महफूज होकर कुदरत के मज़ाहिर का नज़ारा किया जा सके। राना तसद्दुक मुझे लेकर इसी चबूतरे पर आ बैठा। वो ऐसा मौका था और न ही ऐसा वक्त कि वो मेरी खातिरदारी में लग जाता, लिहाजा हम फ़ौरन ही इस संगीन सूरत हाल पर बातचीत में मसरूफ़ हो गए। मैंने राना तसद्दुक को मुख्तसर अल्फाज में अपनी कब्रिस्तान में आमद के अग़राज़ व मक़ासिद से आगाह करने के बाद टांगे की पुरअसरार आमद के बारे में बताया और आखिर में कहा, मैं समझता हूँ आपके साले, आपकी भाभी और आपके कोचवान पर किसी ने कातलाना हमला किया है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये लोग आधी रात को कहाँ जा रहे थे या कहाँ से आ रहे थे। जब तक आप इस मामले पर रोशनी नहीं डालेंगे, तफ्तीश की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकेगी। अल्लाह आपका भला करे मलिक साहब, वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोला। मैंने आज सुबह रुखसाना और फीका कोचवान को जमनाबाद भेजा था ताकि वो मेरी बीवी को ले आए, और इन लोगों को शाम से पहले पहले वापस आना था। जब ये जमालपुर नहीं पहुंचे तो मैं यही समझा कि शीरीं जिद करके एक दिन और वहां रुक गई होगी। अब तो मुझे शीरीं की फिक्र होने लगी है। अगर वो इसी टांगे में थी तो। वो जुमला अधूरा छोड़कर मुतहिश नज़रों से मुझे तकने लगा। मैंने कहा, शीरीं यकीनन आपकी बीवी का नाम है। जी, शीरीं मेरी दूसरी बीवी है, वो अस्बात में गर्दन हिलाकर बोला। शीरीं का मैका जमनाबाद में है। वो चंद रोज़ पहले अपने वालिदैन से मिलने वहाँ गई थी। मेरी आज यहाँ जमालपुर में कुछ ऐसी मसरूफियत थी कि खुद जमनाबाद नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने फीके के साथ मुसद्दिक की बीवी रुखसाना को वहाँ भेज दिया था ताकि वो शीरीं को अपने साथ ले आए। आइंदा 10 मिनट में राना मुसद्दिक की ज़ुबानी मुझे पता चला
کہ اس کی پہلی بیوی کا نام سلطانہ تھا۔ سلطانہ سے اس کی شادی 25 سال پہلے ہوئی تھی اور اس وقت سلطانہ کی عمر 50 سے زیادہ تھی۔ سلطانہ سے رانا تصدق کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی تھی اور اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تصدق نے 6 ماہ پہلے شیری نامی ایک نومر لڑکی سے دوسری شادی کر لی تھی۔ تصدق اس وقت اپنی عمر کی 55ویں سیڑھی پر کھڑا تھا جبکہ شیری محض 20 سال کی تھی اور اپنی اسی نوعمر نئی نویلی بیوی کے لیے وہ حد درجہ پریشان دکھائی دیتا تھا۔ رانا صاحب، آپ ہمت کریں اور حوصلے کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں، میں نے اسے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ اللہ خیر کرے گا۔ ویسے آپ کو چاہیے تھا کہ رخسانہ کے ساتھ گھر کے کسی مرد کو چمن آباد روانہ کرتے۔ فیقہ کوچوان میرے بھروسے کا آدمی تھا ملک صاحب، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ اسے محض ٹانگے بان ہی نہ سمجھیں، وہ لڑائی بھڑائی کا بھی ماہر تھا۔ وہ تو 10 آدمیوں پر اکیلا ہی بھاری پڑتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح زندگی کی بازی ہار گیا۔ میں فیقے پر اندھا اعتماد اور فخر کرتا تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے گھر کا ایک فرد ہی سمجھا تھا۔ رانا جی، جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر زندگی وفا نہیں کرتی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر شہزور سے شہزور شخص بھی یہ بازی ہار جاتا ہے۔ فیقے کو تو اب واپس نہیں لایا جا سکتا۔ آپ دعا کریں کہ رخسانہ اور بصیر کو جلدی ہوش آ جائے تاکہ یہ تو پتہ چلے کہ ان پر کون سی افتاد ٹوٹ پڑی تھی۔ ویسے آپ کے گھوڑے کو داد دینے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ ٹانگے کو کھینچتے ہوئے سیدھا جمال پور ہی کی طرف آ رہا تھا۔ فیقے نے اس گھوڑے کو بڑی خاص قسم کی ٹریننگ دے رکھی ہے جناب، اس نے بتایا۔ آپ اسے آلے دوالے کے کسی بھی گاؤں دیہات میں چھوڑ آئیں، یہ سیدھا واپس جمال پور ہی آئے گا۔ رانا صاحب، حملہ آور کون تھا یا کون تھے اور ان کے کیا مقاصد تھے، یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب رخسانہ یا بصیر ہوش میں آنے کے بعد ہمیں اس سانحے کی تفصیل سے آگاہ کریں گے، میں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا۔ ان کا بیان قلم بند کرنے کے بعد ہی تفتیش کی راہوں کا تعین کیا جائے گا۔ فی الحال آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ ملک صاحب، ہم زمیندار لوگ ہیں، لہٰذا حسد اور رقابت کے معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ لیکن میں نے ایسی خطرناک دشمنی تو کسی سے نہیں پال رکھی کہ وہ میری فیملی پر حملہ آور ہو جائے۔ مجھے تو یہ رہزنی کی کوئی واردات لگتی ہے۔ اس پہلو پر بھی غور کیا جا سکتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ مجھے امید ہے کہ کل تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں ملک صاحب، وہ فرمانبرداری سے بولا۔ آپ حکم کریں جناب۔ اس بات کا امکان کس حد تک ہے کہ آپ کی دوسری بیوی ضد کر کے اپنے میکے میں رک گئی ہوگی، میں نے پوچھا۔ رانا تصدق نے اپنی بیوی کو لانے کے لیے اپنی بھابھی اور کوچوان فیقہ کے ساتھ چمن آباد بھیجا تھا۔ منطقی بات تو یہی تھی کہ اگر فیقہ اینڈ کمپنی واپس آئے تھے تو یقیناً شیری بھی ان کے ہمراہ آئی ہوگی۔ اس امر کو بصیر کی موجودگی اور بھی تقویت دیتی تھی کیونکہ بصیر شیری کا چھوٹا بھائی تھا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ وہ شیری کے ساتھ ہی چمن آباد سے جمال پور کی جانب روانہ ہوا ہوگا۔ میرا ذہن تو یہی کہتا تھا کہ شیری بھی ان کے ساتھ تھی اور ان 3 افراد کے ساتھ جو بھی سنگین واقعہ پیش آیا تھا وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ شیری ہی کی وجہ سے پیش آیا ہوگا۔ لیکن میں رانا تصدق کی زبان سے بھی سننا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس سے یہ سوال کیا تھا۔ ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے وہ میرے اندازوں کی تصدیق کرتے ہوئے بوجھل آواز میں بولا۔ شیری بہت ناز نخرے والی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کی ضد کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ میرا گمان تھا، لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد میرے اس شان و گمان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ اگر فیقہ اور رخسانہ واپس نہ آئے ہوتے تو پھر ایسا سوچا جا سکتا تھا کہ شیری نے ضد اور اصرار کر کے انہیں ایک دن کے لیے چمن آباد میں روک لیا ہوگا، مگر اب تو سب کچھ واضح ہے۔ اس بات میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ شیری بھی ان کے ساتھ ہی چمن آباد سے نکلی تھی اور پھر وہ راستے میں کہیں غائب ہو گئی یا غائب کر دی گئی۔ فیقے کو جس طرح کھوپڑی کچل کر اور پیٹ میں گولی مار کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر بڑا خوفناک حملہ کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے رخسانہ اور بصیر تو حملہ آوروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، صرف فیقے نے ہی ان کے خلاف مزاحمت کی ہوگی اور وہی جان سے گیا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔
मेरा दिल कहता है कि शीरीं इस वक्त किसी मुसीबत में है। वो एक तारीक और अब्र आलूद रात थी। हम जिस बेदरो दीवार की छत के नीचे बैठे थे, वहाँ राना तसद्दुक के मुलाजिमों ने सुतूनों के साथ लगे कुंडों में लालटेनें रोशन करके लटका दी थीं। इन लालटेनों की रोशनी में हम दोनों एक दूसरे को वाज़ेह तौर पर देख सकते थे। इन लम्हात में मुझे राना तसद्दुक के चेहरे और आंखों में बड़ी बेचैनी और कर्ब नजर आया। वो शीरीं के लिए हद दर्जा फिक्रमंद दिखाई देता था। अगर किसी मर्द को बुढ़ापे में नौउम्र बीवी मैसर आ जाए तो उसे हर लम्हा अपनी बीवी के हवाले से एक धड़का लगा रहता है। इसका जहन नित नए अंदेशों और खदशात में घिर कर इसे बेचैन किए रखता है। और यहाँ तो सिरे से शीरीं मंजर ही से गायब हो चुकी थी। राना तसद्दुक की कैफियत को मैं अच्छी तरह समझ सकता था। फीके की लाश को अस्पताल भिजवाने से पहले मैंने राना तसद्दुक की हवेली में अच्छी तरह उलट पुलट कर देखा था और यह हकीकत मुझसे छुपी नहीं रही थी कि इसके पेट में गोली लगी थी। फीका को पहले गोली मारी गई थी, इससे पहले उसकी खोपड़ी को कुचला गया था। इसका फैसला पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आना था। राना साहब, आप भी मेरे अंदाज ही में सोच रहे हैं, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। अगर आपने मेरी हिदायत पर मिनोअन अमल किया तो मैं बहुत जल्द आपकी नई नवेली दुल्हन शीरीं के गयाब का मसला हल कर लूँगा। आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, वो भराई हुई आवाज़ में बोला। मैं आपसे चंद अहम सवालात पूछना चाहता हूँ, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मुझे हर सवाल का जवाब दुरुस्त मिलना चाहिए। अगर आपकी तरफ से किसी किस्म की गलत बयानी की गई तो फिर मैं आपकी बीवी की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं कर सकूँगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? चंगी तरह समझ रहा हूँ, मलिक साहब। वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए जल्दी से बोला। आप जो भी पूछेंगे मैं इसका 16 आने सच्चा और खरा जवाब दूंगा। अभी तक इस अमर की तस्दीक नहीं हुई थी कि शीरीं भी इन लोगों के साथ जमनाबाद से जमालपुर की जानिब आई थी या नहीं, लेकिन चूंकि मैं और राना तसद्दुक एक जैसे खतूत पर सोच रहे थे, लिहाजा मुतवक्के हालात और वाक़ियात के पेश नज़र मैंने इन चंद अहम बातों के हवाले से अपना जहन क्लियर करना चाहता था। राना साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया, मैं आपसे शादी के लिए शीरीं दिल से राज़ी थी? 101% राज़ी जनाब, उसने बताया। मैंने बाकायदा इसका रिश्ता भेजा था। मलिक नवाज़िश अली और कुलसुम बीबी को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। उन्होंने शीरीं की रजामंदी किए बगैर और शीरीं पर बगैर किसी दबाव के रिश्ते के लिए कहा था तो वो तैयार हो गई थी। मैं आपके सवाल की गहराई को अच्छी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब, आप तसल्ली रखें। इस रिश्ते के लिए शीरीं के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। शीरीं ने अच्छी तरह गौर व फिक्र करने के बाद मुझसे शादी के लिए आमादगी जाहिर की थी और उसने सांस हमवार करने के लिए लम्हाती तवक्कुफ़ किया। फिर इजाफा करते हुए बोला, और शीरीं जब से मेरी बीवी बनकर इस हवेली में आई है वो बहुत खुश है। मैं इसकी छोटी से छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखता हूँ। वो बड़ी हद तक खुदसर और ज़िद्दी है, लेकिन मैं इसके नाज उठाने में कोई यार महसूस नहीं करता। मुझे यकीन है कि मैंने जिस मकसद के हुसूल के लिए दूसरी शादी की है वो ज़रूर पूरी होगी। अल्लाह आपकी नेक मुराद पूरी करे राना साहब, मैंने तहे दिल से कहा। आपकी पहली बीवी सुल्ताना ने इस शादी पर कोई हंगामा तो नहीं मचाया था? कोई नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला। देखें मलिक साहब, आप माशाल्लाह सियाने बयाने आदमी हैं। औरत की नफ्सियात और फितरत को आप अच्छी तरह समझते हैं। किसी भी बीवी को ये बात पसंद नहीं होती कि उसका खामिन दूसरी शादी करे। कोई भी औरत अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं करती। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि सुल्ताना मेरी दूसरी शादी पर बहुत खुश है, लेकिन यह हकीकत है कि इसने मेरी शादी के खिलाफ महाज आराई नहीं की थी। उसके दिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है। सामने के हालात ये हैं कि उसने शीरीं को कबूल कर लिया है। मैं इसे सुल्ताना का बड़ापन ही कहूँगा। वाकई अगर सुल्ताना आपकी दूसरी शादी पर बरहम और खफा नहीं है तो फिर वो बिलाशुबा एक आली सर्फ और समझदार औरत है, मैंने कहा। सुल्ताना की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि मेरी नस्ल आगे चले, लेकिन अफसोस कि ये काम इसकी कोख से मुमकिन नहीं हो सका। वो अफसरदा लहजे में बताने लगा। मैंने कई हकीमों से उसका इलाज कराया, बहुत से सियानों को भी दिखाया है और दुआ दम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
اللہ کی مرضی نہیں ہے شاید، اسی لیے میں نے دوسری شادی کر لی تاکہ اس حویلی میں میری جائیداد کا وارث پیدا ہو اور میری نسل آگے بڑھے۔ میرے جی میں تو آئی کہ پوچھوں رانا صاحب، اب جب آپ پچھلے 25 سال سے بیوی کے علاج معالجے میں لگے رہے، خود کو بھی کسی سیانے کے پاس لے جاتے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ زمین زرخیز ہو لیکن بیچ میں ہی کوئی خرابی ہو۔ ہر کیس میں زمین کو ہی الزام دینا ٹھیک نہیں، مگر وہ ایسی باتوں کا موقع نہیں تھا، اس لیے میں نے سرسری انداز میں کہا، قدرت کے کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہے اور انسان کو قدرت کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ رانا تصدق کی زبانی مجھے مزید معلوم ہوا کہ جمال پور والی اس حویلی میں اس کے علاوہ رانا مصدق اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ مصدق کی عمر 40 کے قریب تھی۔ رخسانہ سے اس کی شادی 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، 4 سالہ نازیہ، 3 سالہ فرمان علی اور 2 سالہ سفیان علی۔ رانا اور ان کی ایک ہی بہن تھی جس کا نام آسیہ تھا۔ آسیہ مصدق سے 5 سال بڑی تھی۔ 10 سال پہلے صورت نگر کے ایک زمیندار گھرانے میں آسیہ کی شادی کی گئی تھی، لیکن اپنے شوہر صدیق سے اس کی ایک دن بھی نہیں بنی۔ 2 سال تک لڑائی جھگڑے ہوتے رہے اور بالآخر آسیہ کو طلاق ہو گئی۔ پچھلے 8 سال سے وہ بھی اسی حویلی میں قیام پذیر تھی۔ صدیق سے آسیہ کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تصدق اور مصدق کا باپ رانا جواد کافی عرصے پہلے دار فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ والد کی وفات کے بعد یہ دونوں بھائی مل کر زمینوں اور حویلی کے معاملات کو دیکھتے تھے۔ ان کے پاس 75 ایکڑ اراضی تھی۔ اس گاؤں کا نام تصدق اور مصدق کے پردادا رانا جمال کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ان کا خاندان ایک طویل عرصے سے وہاں حکمرانی کر رہا تھا۔ رانا تصدق کی دوسری بیوی شیریں کا تعلق، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ موضع چمن آباد سے تھا۔ چمن آباد جمال پور کے جنوب میں واقع تھا۔ شیریں کا باپ ملک نوازش علی ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ چمن آباد میں اس کی محض 15 ایکڑ اراضی تھی، جو شیریں کی شادی کے بعد 40 ایکڑ میں بدل گئی تھی۔ رانا تصدق نے 25 ایکڑ زرعی اراضی تحفتاً ملک نوازش علی کو دی تھی۔ شیریں کے 2 بھائی بھی تھے، ایک اس سے بڑا اور دوسرا اس سے چھوٹا۔ چھوٹے بھائی کا نام بصیر تھا، جو اس وقت ضلعی اسپتال میں بے ہوش پڑا تھا، جبکہ شیریں کا بڑا بھائی صفدر ایک مستانہ انسان تھا۔ وہ شیریں سے 2 سال بڑا تھا۔ لوگوں کے نزدیک صفدر کا ذہنی توازن درست نہیں تھا۔ وہ اپنے حال میں مگن رہنے والا ایک اللہ لوگ قسم کا بندہ تھا۔ شیریں کی والدہ کلثوم بی بی ایک سیدھی سادی گھریلو دیہاتن تھی۔ جب تک رخسانہ اور بصیر ہوش میں آنے کے بعد بیان دینے کے قابل نہ ہوتے، اس کیس کے سلسلے میں کوئی بھی عملی قدم درست سمت میں نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنے سامنے بیٹھے رانا تصدق سے کہا، رانا صاحب، آج تو آپ کو جمال پور میں کوئی ضروری کام تھا، اس لیے شیریں کو لینے آپ خود نہیں جا سکے تھے، اور اس مقصد کے لیے آپ نے اپنی بھابھی رخسانہ کو کوچوان فیقے کے ساتھ چمن آباد روانہ کر دیا تھا، لیکن کل صبح آپ کو پہلی فرصت میں چمن آباد جانا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ نہیں بھی کہتے تو میں نے ایسا کرنے کا سوچ لیا تھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں شیریں کے لیے بے حد پریشان ہوں اور اس کے بارے میں مصدقہ اطلاعات چمن آباد ہی سے مل سکیں گی۔ میں کل کا سورج اگتے ہی چمن آباد روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ دعا کریں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہو۔ اللہ خیر کرے گا رانا صاحب، میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا۔ اس کے گھر سے اور اس کے در سے ہمیشہ اچھے ہی کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ واقعہ لگ بھگ 65 سال پرانا ہے۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح کمیونیکیشن کا نظام اتنا فعال نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ایسا کوئی نظام اگر تھا بھی تو نہایت محدود پیمانے پر اس کا استعمال ہوتا تھا۔ ٹیلی فون کی لینڈ لائن بھی خال خال ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ لہٰذا رانا تصدق کو اپنی نئی نویلی دلہن شیریں کی خبرگیری کے لیے بقدم خود ہی چمن آباد جانا تھا۔ اب یہ اس کی مرضی پر منحصر تھا کہ اس مقصد کے لیے وہ ٹانگا استعمال کرے، گھوڑے پر سوار ہو کر جائے، یا پھر اسی نوعیت کا کوئی اور ذریعہ آمد و رفت استعمال کرے۔ میں اپنے گھوڑے کی پشت پر سوار ہوا اور رانا تصدق کی حویلی سے نکل کر بارش میں بھیگتے ہوئے تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اگلی ہی صبح بارش تھم گئی۔ گزشتہ شب مجھے سونے کے لیے بہت کم وقت ملا تھا۔ جب میں تھانے پہنچا تو میرا لباس پانی پانی ہو رہا تھا۔ میں نے یونیفارم کو اتار کر گھر کے استعمال کے کپڑے پہنے اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔
लगभग 2 घंटे के बाद फजर के वक्त मेरी आँख खुल गई थी। मेरा साल हर साल से यही मामूल रहा है कि चाहे रात को कितनी भी ताख़ीर से क्यों न सोऊं, मगर अज़ान फजर के साथ ही खुद ब खुद मेरी आँख खुल जाती है। मैंने हल्का फुल्का नाश्ता किया और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की जानिब रवाना हो गया। रात मैंने हवलदार बशीर अहमद को मुतासिरीन के साथ भेजा था और मुझे उम्मीद थी कि अब तक रुखसाना और बशीर को होश आ चुका होगा। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मेरी ये उम्मीद बर आई। वो दोनों इस वक्त होश में थे और बज़ाहिर ठीक ठाक नज़र आ रहे थे। जब मैं इनके नज़दीक पहुंचा तो हवलदार ने मुझसे कहा, मलिक साहब, छोटे राना साहब इन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मैंने इन्हें ये कहकर रोक रखा है कि जब तक आप नहीं आएंगे मैं इन्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैंने सताइशी नज़र से हवलदार की तरफ देखा और पूछा, फीके की लाश का क्या हुआ? फीके की लाश को आपकी हिदायत के मुताबिक मैंने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मुताल्लिका अमले के सुपुर्द कर दिया है, उसने बताया। आज तो मुश्किल है, लेकिन कल तक पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। ठीक है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई, फिर उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, रात तुम्हें सोने का कुछ वक्त मिला या नहीं? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया था। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं जनाब, मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया। यहाँ पहुंचकर मैंने बस लिबास तब्दील किया और फिर इन लोगों के साथ लग गया। हवलदार बशीर अहमद इस वक्त सादा लिबास में था। ये शलवार कमीज अस्पताल के अमले के एक फर्द ने इसे दी थी। मेरी तरह बशीर अहमद भी बारिश में खूब अच्छी तरह नहाकर अस्पताल पहुंचा था। मैं हवलदार से बात कर ही रहा था कि राना मुसद्दिक कमरे के अंदर आ गया। जब मैं अस्पताल पहुंचा था तो बरामदे में उससे मेरी अलेख सलेख हुई थी। वो मेरी जानिब देखते हुए बड़े अदब से बोला, थानेदार साहब, अल्लाह का शुक्र है कि रुखसाना और बशीर दोनों को होश आ गया है और ये दोनों बखैर आफियत से हैं। अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो मैं इन्हें अपने साथ हवेली ले जाऊं। शायद आपको नहीं मालूम कि हमारे सबसे छोटे बेटे की उम्र सिर्फ 2 साल है। वो माँ की कमी को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा होगा और हवेली के दीगर मकीन भी खासे परेशान होंगे। आप अपने बेटे सुफियान अली की बात कर रहे हैं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। जी जी, वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। वैसे आपके तो तीनों बच्चे ही अभी छोटे हैं, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। नाजिया महज 4 साल की है, फरहान 3 साल का और सुफियान अली 2 साल का है ना? वो सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। राना साहब, लगता है आपकी बीवी को अपनी औलाद का कुछ ज़्यादा ख्याल नहीं है। अस्पताल के इस कमरे में राना मुसद्दिक की बीवी रुखसाना भी मौजूद थी, लेकिन मैंने रुखसाना को नज़रअंदाज करते हुए मुसद्दिक से ये सवाल किया था। वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, नहीं जनाब, ऐसी तो कोई बात नहीं। रुखसाना तीनों बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। आपको किस बिना पर यह एहसास हुआ कि रुखसाना को अपने बच्चों का ख्याल नहीं है? बच्चे 2 से 4 साल के बीच हों या 40-50 साल के हो जाएं, मगर माँ का हर वक्त इन्हीं में ध्यान लगा रहता है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ आपकी यही बीवी अपने 3 मासूम बच्चों को हवेली में छोड़कर अपनी जिठानी को लेने दिन भर के लिए चमनाबाद चली गई थी। अच्छा, तो आपने इस वजह से रुखसाना को गैर जिम्मेदार समझ लिया है, उसने कहा। क्या ऐसा समझने के लिए ये वजह नाकाफ़ी है? मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा। कम से कम वो सबसे छोटे बच्चे सुफियान अली को तो अपने साथ ले जाती। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपको सारी बात मालूम नहीं है, वो गहरी संजीदगी से वजाहत करते हुए बोला। मेरी बड़ी बहन आसिया भी हवेली ही में रहती है और ये तीनों बच्चे आसिया के साथ बहुत हिले हुए हैं। रुखसाना को जब भी एक आध दिन के लिए कहीं आसपास के गांव में जाना होता है तो वो बच्चों को आसिया के पास छोड़ जाती है। ये है सारा किस्सा मलिक साहब। आपका सुनाया हुआ किस्सा अच्छी तरह मेरी समझ में आ गया है राना साहब, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। अब आप भी मेरी एक बात को ध्यान से सुने। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली तो वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं कि आप रुखसाना और बशीर को यहाँ से अपने साथ ले जाएं, लेकिन इस काम के लिए आपको कमरे से बाहर कुछ देर इंतज़ार करना होगा। इसकी कोई ख़ास वजह? उसने पूछा। बहुत ही ख़ास वजह है राना साहब।
میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، گزشتہ رات ان لوگوں کے ساتھ جو بھی سنگین واقعہ پیش آیا ہے اس کی تہہ میں اترنا ضروری ہے۔ اس حادثے میں ایک انسان کوچوان فیقے کی جان گئی ہے رانا صاحب، اور آپ کی چھوٹی بھابھی شیری کی کوئی خیر خبر نہیں۔ رانا تصدق کو میں نے معلومات حاصل کرنے چمن آباد روانہ کیا ہے اور خود رخسانہ و بصیر کا بیان قلم بند کرنے اسپتال آیا ہوں۔ اس گتھی کو کھولنے کے لیے ان دونوں چشمدید گواہان کا بیان نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے میں نے آپ کو تھوڑی دیر باہر انتظار کرنے کو کہا ہے، کیونکہ میں تنہائی میں ان سے پوچھ تاچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میری اس فرمائش کو قانونی تقاضا سمجھ لیں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ملک صاحب وہ بیزاری سے بولا، اگر کل بھائی صاحب خود ہی شیری کو لینے چمن آباد چلے جاتے تو مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ سچ پوچھیں تو میں رخسانہ کو چمن آباد بھیجنے کے لیے دل سے راضی نہیں تھا، مگر بھائی صاحب کے سامنے انکار نہ کر سکا۔ ہم پر یہ ساری مصیبت اسی منحوس کی وجہ سے آئی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کا اشارہ کس کی جانب ہے رانا صاحب؟ اگرچہ میں رانا مصدق کا اشارہ پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ گیا تھا۔ اس نے منحوس کا لفظ اپنی نئی نویلی بھابھی شیری کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن میں اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ رانا مصدق نے معنی خیز انداز میں بصیر کی طرف دیکھا اور پھر سرسری لہجے میں مجھ سے بولا، اس موضوع پر ہم بعد میں بات کریں گے، آپ جلدی سے ان دونوں کا بیان لے لیں تاکہ میں انہیں اپنے ساتھ حویلی لے جاؤں۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ بصیر کے سامنے اس کی بہن شیری کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا نہیں کہنا چاہتا تھا۔ رانا مصدق کے انداز نے مجھے باور کرا دیا تھا کہ وہ شیری کے لیے اپنے دل اور دماغ میں اچھے خیالات نہیں رکھتا تھا۔ میں نے اس نکتے کو ذہن نشین کرتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے رانا صاحب، جیسی آپ کی مرضی، میں کل کسی وقت یا پھر کل آپ سے اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ وہ اپنی گردن کو اثباتی جنبش دے کر کمرے سے نکل گیا۔ آئندہ 15 منٹ میں رخسانہ اور بصیر نے مجھے از خود اس واقعے کے بارے میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ روز یعنی 7 جولائی کو پورا دن چمن آباد میں گزارنے کے بعد رخسانہ اپنی چھوٹی جیٹھانی شیری کو لے کر جمال پور آنے کے لیے روانہ ہونے لگی تو شیری کے چھوٹے بھائی بصیر نے ضد کی کہ وہ بھی باجی کے ساتھ جائے گا۔ چنانچہ بصیر بھی رانا تصدق والے ٹانگے پر سوار ہو گیا۔ شیری اور رخسانہ ٹانگے کی عقبی نشست پر بیٹھی تھیں، جبکہ بصیر فیقے کوچوان کے برابر میں اگلی نشست پر برائے جمان تھا۔ وہ لوگ لگ بھگ 4 بجے سے پہر چمن آباد سے روانہ ہوئے تھے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق انہیں زیادہ سے زیادہ 5 بجے جمال پور پہنچ جانا چاہیے تھا، جیسا کہ رانا تصدق نے بھی مجھے بتایا تھا کہ انہیں سورج غروب ہونے سے پہلے جمال پور پہنچنا تھا۔ ان دنوں کم و بیش 7 بجے سورج غروب ہوا کرتا تھا۔ جمال پور اور چمن آباد کچے راستے کے ذریعے ایک دوسرے سے 5 میل کی دوری پر واقع تھے اور اس بیچ میں قابل ذکر مقامات صرف 2 تھے۔ نمبر 1، جمال پور سے 1 میل کے فاصلے پر شرقاً غرباً ایک نہر بہتی تھی۔ یہ خاصی چوڑی نہر تھی جو قرب و جوار کے کھیتوں کو سیراب کرتے ہوئے مغرب کی سمت چلی جاتی تھی۔ نمبر 2، مذکورہ نہر سے 1 میل کے فاصلے پر ایک مختصر سا گاؤں کوٹ سندھو واقع تھا۔ کوٹ سندھو کی آبادی 60-70 افراد سے زیادہ نہیں تھی اور یہ گاؤں جمال پور سے لگ بھگ 1 میل دور تھا۔ اس کے آگے چمن آباد تک کچے راستے کے دائیں بائیں دور دور تک زرعی اراضی پھیلی ہوئی تھی۔ متاثرین کے بیان کے مطابق جب ان کا ٹانگا چمن آباد سے کوئی 2 میل آگے نکل آیا تو اچانک ان پر ڈاکوؤں کے ایک گروپ نے حملہ کر دیا۔ کچے راستے کی دونوں جانب کھیتوں کے کنارے پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر قدآور درخت استادہ تھے اور وہ ڈاکو انہی درختوں کے عقب سے نمودار ہوئے تھے۔ وہ سب گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کے پاس لاٹھیاں اور بندوقیں تھیں۔ ڈاکوؤں نے للکار کر کوچوان فیقے سے ٹانگا روکنے کو کہا۔ فیقے نے ان کی دھمکی پر توجہ نہیں دی اور ٹانگے کو آگے بڑھاتا چلا گیا۔ فیقے کی اس بہادری نما سرکشی پر ڈاکوؤں میں سے کسی نے فیقے پر فائر کیا۔ گولی فیقے کے پیٹ میں لگی لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور ٹانگا روک کر وہ ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے لگا۔ اگر فیقہ زخمی نہ ہوتا اور ڈاکو بھی غیر مسلح ہوتے تو شاید وہ ان پر حاوی ہو جاتا، لیکن فیقے کی بدقسمتی کہ وقت اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ڈاکوؤں نے فیقے کے سر پر اتنی بے دردی سے وار کیا کہ وہ لہو لہو کھوپڑی کے ساتھ نڈھال ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد وہ ڈاکو گن پوائنٹ پر ان تینوں کو کھیتوں میں سے گزار کر
एक कमरे में ले गए। वो तनह तनहा कमरा खेतों के बीचों बीच बना हुआ था। शीरीं, रुखसाना और बशीर डाकुओं की वेश्याना कार्रवाई को देखकर बुरी तरह सहम गए थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने इन तीनों को कोई गजन पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की थी। मज़कूरा कमरे में पहुंचाने के बाद डाकुओं ने बारी बारी इन तीनों को जबरदस्ती तय किया हुआ एक रुमाल सुंघाया। इस रुमाल पर कोई सरीउला केमिकल लगा हुआ था, क्योंकि रुमाल को सूंघते ही वो लोग अपने होशो हवास में नहीं रहे थे। फिर इनकी आंख अस्पताल के बिस्तर पर ही खुली थी और तभी रुखसाना और बशीर को ये पता चला कि शीरीं इनके साथ नहीं थी। इनकी कहानी सुनकर मुझे राना मुसद्दिक की बात में अच्छा खासा वजन महसूस होने लगा। उसने थोड़ी देर पहले ही मुझसे ये कहा था कि शीरीं की नहुसत के बायस इसकी बीवी रुखसाना इस मुसीबत में गिरफ्तार हुई थी। यकीनन अस्पताल में मेरी आमद से कब्ल रुखसाना ने ये कहानी अपने शौहर को भी सुनाई होगी, जब भी उसने शीरीं के लिए मनहूस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। इस कहानी की रोशनी में वाज़ेह तौर पर यही दिखाई देता था कि वो डाकू सिर्फ शीरीं को हासिल करने के लिए ही वहाँ रुके थे। उन्होंने रुखसाना और बशीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। इन्हें बेहोश करने के बाद वो शीरीं को अपने साथ ले गए थे। मैंने रुखसाना और बशीर को तांगे के अंदर इनकी बाजियाफ्त के बारे में बताया। अगलब इम्कान इसी बात का था कि डाकुओं ने फीके की लाश को और रुखसाना और बशीर को गहरी बेहोशी की हालत में तांगे में लादकर जमालपुर की सिमत हाँक दिया होगा। लिहाजा वेल ट्रेंड घोड़ा अपनी मंजिल की सिमत धीरे धीरे टांगे को खींचते हुए कच्चे रास्ते पे चलता रहा और फिर आधी रात के वक्त वो मेरी निगाह की गिरफ्त में आ गया था। बशीर और रुखसाना की सुनाई हुई इस कहानी में मेरे लिए बहुत सी बातें वजाहत तलब थीं। लिहाजा अपनी तसल्ली के लिए मैंने इनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। मैंने बारी बारी इनकी तरफ देखते हुए पूछा, अच्छी तरह सोचकर बताओ, वो डाकू तादाद में कितने थे? उन्हें देखकर मेरी तो मती मारी गई थी थानेदार साहब, रुखसाना ने सहमी हुई आवाज़ में जवाब दिया। इनको गिनने का होश कहाँ रहा था। उन्होंने फीके के पेट में गोली मारी तो हम पर इनकी दहशत तारी हो गई थी। फिर उन्होंने हमसे जो कहा हम करते गए और वो हमें बेहोश करके शीरीं को अपने साथ ले गए। क्या तुमने शीरीं को डाकुओं के साथ जाते देखा था? नहीं जनाब, उन्होंने मुझे और बशीर को रुमाल सुंघाकर बेहोश कर दिया था, रुखसाना ने जवाब दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने शीरीं को बेहोश नहीं किया होगा, मैंने इनसे पूछा। इस बार रुखसाना के बजाय बशीर ने जवाब दिया, थानेदार साहब, मैं फीके कोचवान के बराबर में बैठा हुआ था, इसलिए मुझे याद पड़ता है कि वो तादाद में 4 या 5 डाकू थे। जब फीके ने इनके कहने पर टांगा नहीं रोका तो इनमें से एक ने फीके पे गोली चला दी और बाद में फीके के सर पर लाठियां मार मार कर उसे हलाक कर दिया और हमें खदेड़कर एक कमरे में ले आए, जहां उन्होंने रुमाल सुंघाकर हमें बेहोश कर दिया था। जहां तक शीरीबाजी का ताल्लुक है तो मैं इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता। सबसे पहले उन्होंने मुझे रुमाल सुंघाया था, इसके बाद इस कमरे में क्या होता रहा मुझे इसकी कोई खबर नहीं। रुमाल सूंघकर मैं तो ऐसा बेहोश हुआ था कि फिर अस्पताल ही में मेरी आंख खुली है। बशीर के बाद उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे रुमाल सुंघाया था, रुखसाना ने बताया। मैं भी रुमाल सूंघते ही बेहोश हो गई थी और उधर अस्पताल ही में मुझे भी होश आया है। तुमने तो तलाई जेवरात भी पहन रखे हैं, मैंने रुखसाना के जेवरात की जानिब इशारा करते हुए कहा। क्या उन्होंने तुम्हारे जेवरात उतारने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। मुझे तो खुद इस बात पर हैरत हो रही है कि वो किस किस्म के डाकू थे। उन्होंने ना तो हमसे कोई बदतमीजी की और ना ही हमारी कोई कीमती चीज़ साथ ले गए। सिर्फ उन्होंने फीका कोचवान को हलाक किया, वो भी इसलिए कि फीके ने इनके हुक्म पर टांगा नहीं रोका था। मेरी नज़र में वो डाकू थे ही नहीं। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, उनके लिए अगवा कुनिंदगान का टाइटल ज़्यादा मुनासिब रहेगा। वो जिस मकसद से आए थे उसे हासिल करके चलते बने। अगर इनके हुक्म पर फीका टांगा रोक भी देता तो तब भी वो इसे जिंदा न छोड़ते, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि फीका लड़ाई भिड़ाई का माहिर है। वो इनके लिए कोई भी मुसीबत खड़ी कर सकता था। लिहाजा उन्होंने सबसे पहले अपने रास्ते की रुकावट को हटाया। इसके बाद तुम दोनों को बेहोश करके वो शीरीं को अपने साथ ले गए। लेकिन आपने तो बताया कि हम दोनों टांगे की सीटों के नीचे बने खांचे में बेहोश पड़े थे
और फीका कोचवान की लाश भी टांगे पर ही लदी हुई मिली है। रुखसाना ने उलझन ज़दा नज़र से मेरी जानिब देखा। हम सबको टांगे में डालकर यहाँ तक किसने पहुँचाया है? क्योंकि आपके मुताबिक तो घोड़ा खुद ही कोचवान के बगैर टांगे को खींचता चला आ रहा था। मुझे ये तो मालूम है कि वो घोड़ा तरबियत याफ्ता है। हमारे जमालपुर की तरफ आने वाले तमाम रास्ते इसे अच्छी तरह याद हैं। लेकिन एक घोड़ा हमें उठाकर टांगे में तो नहीं डाल सकता था। ये काम किसी घोड़े का नहीं बल्कि किसी इंसान या इंसानों का है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। और ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि ये इंसान वही डाकू होंगे जिन्होंने फीके को मौत के घाट उतारा है और शीरी को साथ ले गए हैं। मैं पहली फुर्सत में इन बदबख्तों तक पहुंचना चाहता हूं। तुम लोग इनकी शनाख्त के सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकते हो? बात के इख्तिताम पर मैंने सवालिया नज़र से बारी बारी इनकी तरफ देखा। रुखसाना ने मायूसी भरे अंदाज में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, थानेदार साहब, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। इन डाकुओं ने मुंडासे बांध रखे थे जिससे इनके चेहरे बिल्कुल छुप गए थे, और फिर ये सब कुछ इतनी तेज़ी से पेश आया था कि मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। मेरा दिमाग माऊफ हो गया था। और तुम इस बारे में क्या कहते हो? मैंने बसीर की तरफ देखते हुए नर्म लहजे में इस्तफसार किया। रुखसाना बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं थानेदार साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुंडासों की वजह से इन्हें पहचानना मुमकिन नहीं रहा था। मैं चूँकि फीके कोचवान के साथ टांगे की अगली सीट पर बैठा हुआ था, इसलिए मैंने वो बात अधूरी छोड़कर अचानक खामोश हो गया तो मैंने इज़्तिरारी लहजे में दरियाफ्त किया, इसलिए तुमने क्या किया? मैंने फीके पर गोली चलाने वाले डाकू को बहुत करीब से देखा था। वो एक झुरझुरी लेते हुए बोला। एक लम्हे के लिए तो मुझे यही लगा था कि वो मुझे गोली से उड़ा देगा, लेकिन उसने फीके के पेट पर फायर करके उसे जख्मी कर दिया था। ये तो मुझे पहले भी बता चुके हो बरखुरदार। उसे उलझन में घिरा देखकर मैंने शफकत भरे लहजे में कहा, ये बताओ कि थोड़ी देर पहले तुम बोलते बोलते एकदम चुप क्यों हो गए थे? तुमने फीके पर गोली चलाने वाले डाकू में ऐसा क्या देख लिया था? हो सकता है ये मेरा वहम हो। वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे तकने लगा। वहम और गुमान का मसला तुम मुझ पर छोड़ दो बेटा जी, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। मैं खुद फैसला कर लूँगा कि वो तुम्हारा वहम था या कुछ और। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी शीरीबाजी को सही सलामत ले आऊँ तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओ। हो सकता है तुम जिस बात को गैर अहम और मामूली समझ रहे हो, इसी बात में डाकुओं तक रसाई हासिल करने का कोई सुराग छुपा हो। जी, वो थूक निगलते हुए बोला। मैंने फीके पर गोली चलाने वाले डाकू की आंखों में बड़ी अजीब बात देखी थी, और मुंडासे के निचले हिस्से से उसकी दाढ़ी के चंद बाल भी बाहर निकले हुए थे। बसीर ने काम की बात बताई थी, लेकिन अभी ये अहम बात अधूरी थी। अधूरी मालूमात अक्सर नुकसानदेह साबित होती हैं। इन्हीं मालूमात की तकमील की गर्ज से मैंने कहा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि फीके पर फायर करने वाले डाकू ने दाढ़ी भी रखी हुई थी। अब मुझे ये बताओ कि तुमने इस डाकू की आंखों में ऐसा क्या देखा था जिसे तुम अजीब कह रहे हो? इसकी आंख मुझे असली नहीं लग रही थी। असली नहीं लग रही थी? क्या मतलब? मैंने पूछा। मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे इसकी एक आंख में ढेले की जगह कोई कंचा रखा हो। और उसने बताया, मतलब ये कि डाकू की वो आंख तुम्हें मसनूई लग रही थी। मैंने तस्दीक तलब नज़र से उसकी तरफ देखा। पूरी आंख का तो मुझे पता नहीं थानेदार साहब, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। बस मुझे उसकी आंख का ढेला बंटे की तरह का लग रहा था, जैसे आंख के अंदर कोई गोल पत्थर जड़ दिया गया हो। मैंने गहरी नज़र से बसीर की तरफ देखा और ठहरे हुए लहजे में कहा कि ज़रा सोचकर बताओ, तुमने डाकू की कौन सी आंख में ढेले की जगह बंटा लगा देखा था? सज्जी आंख में, उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। सज्जी यानी दाईं आंख? बसीर ने मुझे बड़े पते की बात बता दी थी। इसकी फीका कोचवान पर गोली चलाने वाले डाकू के बारे में बताई हुई दो बातों में एक कदरे कम और दूसरी इंतहाई ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। दाढ़ी तो एक ऐसी चीज़ है कि इसे कभी भी रखा और कभी भी मुंडवाया जा सकता है, लेकिन मसनूई आंख का मामला ऐसा नहीं था। अगर बसीर की निगाह ने इसे धोखा नहीं दिया था और मज़कूरा डाकू की बाईं आंख वाक़ईतन मसनूई थी, तो इस निशानी के ज़रिए उसे बासानी फीके के कातिल तक पहुंचा जा सकता था। फिर शीरी तक रसाई भी मुमकिन हो जाती। क्या तुम इस मकाम को पहचान लोगे जहां डाकुओं के जत्थे ने तुम लोगों पर हमला किया था? मैंने बसीर से पूछा। जी, बड़ी चंगी तरह पहचान सकता हूँ, वो बड़े एतमाद से बोला। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है?
میں نے ذہن میں ایک خاص پروگرام ترتیب دیتے ہوئے بشیر سے دریافت کیا، تم اسپتال سے نکل کر رانا صاحب کی حویلی جانے کا ارادہ رکھتے ہو یا پھر واپس جمنا آباد جانا پسند کرو گے؟ میں سیدھا اپنا گھر جانا چاہتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ٹھیک ہے، پھر تم میرے ساتھ چل رہے ہو، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ مجھے بھی جمنا آباد جا کر تمہارے امی ابو سے ملاقات کرنا ہے اور راستے میں ہم اس جگہ کا جائزہ بھی لے لیں گے جہاں ڈاکوؤں نے ٹانگے پر حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے رخسانہ کو رانا مصدق کے ساتھ حویلی جانے کی اجازت دے دی اور خود بشیر کو لے کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ حوالدار بشیر احمد بھی میرے ساتھ تھا۔ جب مصدق کو پتہ چلا کہ میں بشیر کو تھانے لے کے جا رہا ہوں تو اس نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا تھا، تھانے دار صاحب خیریت تو ہے؟ آپ بشیر کو تھانے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اندر کمرے میں ہونے والی گفتگو میں چونکہ مصدق شریک نہیں تھا اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ ہمارے بیچ کیا باتیں ہوئی ہیں، لہٰذا اس کی الجھن سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، میں نے جمنا آباد جانے کا پروگرام بنایا ہے اس لیے بشیر کو میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ راستے میں میں جائے وقوع کا بھی جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ بشیر کو وہ مقام اچھی طرح یاد ہے، وہاں تک پہنچنے میں یہ میری رہنمائی کرے گا، بس اتنی سی بات ہے رانا صاحب۔ میری وضاحت سے وہ مطمئن ہو گیا۔ جمنا آباد تو مجھے ہر صورت جانا ہی تھا۔ پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ رانا تصدق کی واپسی پر ادھر کا رخ کروں گا، لیکن بشیر اور رخسانہ کی زبانی مجھے اتنی معلومات حاصل ہو گئی تھیں کہ رانا تصدق کی رپورٹ کا میں محتاج نہیں رہا تھا، لہٰذا وقت ضائع کرنے کی بجائے کام سے لگ جانا ہی مناسب تھا۔ راستے میں نے حوالدار سے کہا، بشیر رات بھر کے تم جاگے ہوئے ہو، آج کا دن تم ریسٹ کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا ملک صاحب، وہ بڑے جوش سے بولا، میں بھی آپ کے ساتھ جائے واردات پر جاؤں گا، جب تک ان جانوروں کا کوئی پکا سراغ ہمارے ہاتھ نہیں لگ جاتا میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر میں پرسکون رہا تو پھر یہ ریسٹ کیسے کر پاؤں گا؟ یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بشیر احمد، میں نے سراہنے والی نظر سے حوالدار کی جانب دیکھا۔ اگر دل میں بے چینی اور بے اطمینانی ہو تو پھر انسان کے لیے ریسٹ کرنا ممکن نہیں رہتا، بس شرط یہ ہے کہ… وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پوچھ بیٹھا، کون سی شرط ملک صاحب؟ بشرط یہ کہ انسان بے حس اور بے ضمیر نہ ہو، میں نے کہا۔ تم نے ڈاکوؤں کے لیے جانوروں کا لفظ بہت مناسب استعمال کیا ہے ملک صاحب، ان شیطانوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی بنا پر میں انہیں انسان تو نہیں کہہ سکتا نا، میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ میں نے اگر ان جانوروں کو من و مٹی کے نیچے نہ دبایا تو میرا بھی نام ملک صفدر حیات نہیں۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے ہم تھانے پہنچ گئے۔ گزشتہ رات مسلسل ہونے والی بارش نے تفتیش کے معاملات میں کافی حد تک مشکلات کھڑی کر دی تھیں۔ یوں سمجھے کہ ان ڈاکوؤں کے کھرے کے امکانات صفر کے برابر آ کھڑے ہوئے تھے، تاہم اس سے میری ہمت اور عزم میں ذرا سی بھی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ میں پورے جوش و خروش کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ گیا تھا۔ اب کی بار ہم ایک ٹانگے پر سوار ہو کر یہاں آئے تھے۔ رانا تصدق کا چھوٹا سالہ بشیر بھی ہمارے ساتھ تھا۔ بشیر اس واقعے کا چشمدید تھا۔ ہم اس کی رہنمائی میں عین اس مقام پر پہنچ گئے جہاں مسلح ڈاکوؤں نے ان کے ٹانگے پر حملہ کیا تھا۔ تمہیں اچھی طرح یاد ہے نا کہ اسی جگہ پر ڈاکوؤں نے فی کے کوجوان پر گولی چلائی تھی؟ میں نے بشیر سے پوچھا۔ اب وہ خاصا حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ صبح جب اسپتال میں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ کافی مرجھایا ہوا تھا۔ اس کا ایک سبب تو وہ طویل بے ہوشی تھی جس سے وہ گزرا تھا، اور دوسری وجہ جس میں خوراک نہ پہنچنے کی ناتوانی تھی۔ میں نے تھانے میں آ کر اس کو تگڑا ناشتہ کرا دیا تھا، اس لیے اب اس کی عقل گھٹنے سے نکل کر کھوپڑی میں پہنچ گئی تھی اور اس کا دماغ زیادہ بہتر انداز میں کام کرنے لگا تھا۔ جی اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ کل اسی جگہ پر 2 ڈاکو ہم پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اب وہ خاصا حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ صبح جب اسپتال میں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ کافی مرجھایا ہوا تھا۔ اس کا ایک سبب تو وہ طویل بے ہوشی تھی جس سے وہ گزرا تھا، اور دوسری وجہ جسم میں خوراک نہ پہنچنے کی ناتوانی تھی۔ میں نے تھانے میں آ کر اس کو تگڑا ناشتہ کرا دیا تھا، اس لیے اب اس کی عقل معدے سے نکل کر کھوپڑی میں پہنچ گئی تھی اور اس کا دماغ زیادہ بہتر انداز میں کام کرنے لگا تھا۔ جی اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ کل اسی جگہ پر وہ ڈاکو ہم پر حملہ آور ہوئے تھے، وہ پروسوخ انداز میں بولا۔
अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो उधर खेतों में जाकर वो कमरा देख लें जहां उन्होंने मुझे और बाजी रुखसाना को रुमाल सुंघाकर बेहोश किया था। अगर मुझे तुम पर यकीन ना होता तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही ना आता बरखुरदार, मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए नरमी से कहा। मैं एक पुलिस वाला हूँ और पुलिस का तफ्तीश करने का अपना एक अंदाज होता है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने उस सिम देखा जिधर नसीर ने उस कमरे की मौजूदगी के बारे में बताया था। फिर मैंने बात मुकम्मल करते हुए कहा, आओ इस कमरे की तरफ चलते हैं। इसके बाद मैं बसीर की रहनुमाई में खेतों के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन हवलदार बशीर अहमद उधर कच्चे रास्ते पर ही तहकीकी और तफ्तीशी काम में मसरूफ रहा। मैंने इसे डिस्टर्ब करना मुनासिब ना समझा और बसीर के साथ बातें करते हुए मज़कूरा कमरे तक पहुंच गया। वो 15 बाय 15 फीट का एक आम सा कमरा था जो कच्चे रास्ते से ज़रा हटकर खेतों के बीच बना हुआ था। इस कमरे की हालत से तो यही लगता था कि वो काफ़ी अरसे से किसी के इस्तेमाल में नहीं। कमरे का दरवाज़ा और खिड़कियां खुली हुई थी। मैंने घूम फिर कर कमरे का अच्छी तरह जायज़ा लिया, फिर बसीर से कहा, तो तुम लोगों को इस कमरे में पहुंचाने के बाद बेहोश किया गया था? जी थानेदार साहब, वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोला, मैं शीरी बाजी के लिए बहुत फ़िक्रमंद हूँ। आप मेरी बाजी को तलाश कर लेंगे ना? इन लम्हात में मुझे बसीर की आंखों में नमी सी महसूस हुई। मुझे ये समझने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि वो अपनी शीरी बाजी से बहुत मोहब्बत करता था। देखो बरखुरदार, मैंने शफ़क़त भरे लहजे में कहा, इस वक्त सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि राना तसद्दुक़ भी शीरी के लिए बहुत फ़िक्रमंद है और राना के चमनाबाज जाने के बाद यकीनन तुम्हारे माँ बाप भी गहरी परेशानी में पड़ गए होंगे। और मैंने बात अधूरी छोड़कर एक गहरी सांस खारिज की, फिर बसीर की आंखों में देखते हुए गंभीर अंदाज में कहा, मैं तुम्हारी शीरी बाजी को तलाश करने की मुहिम ही में लगा हुआ हूँ और जब तक मैं शीरी को बाजियाब नहीं कर लूँगा सुकून से नहीं बैठूँगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ रहा हूँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने हवलदार को कच्चे रास्ते के सर्वे में मसरूफ़ देखकर इसलिए भी डिस्टर्ब नहीं किया था कि मैं बसीर से चंद अहम बातें करना चाहता था। अगर हवलदार हमारे करीब मौजूद होता तो ऐन मुमकिन था कि बसीर मेरे सवालात के जवाब में हिचकिचाहट महसूस करता, जिससे मेरा मकसद तिश्ना रह जाता। अगर समझ रहे हो तो फिर तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि शीरी की बाजियाबी के लिए मेरा इन डाकुओं तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैंने बदस्तूर गहरी संजीदगी से कहा। जी ये तो जाहिर सी बात है, वो आम से लहजे में बोला, और इन डाकुओं तक तुम मुझे पहुंचाओगे? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वो कैसे जी? उसकी आंखों में उलझन नज़र आने लगी। मैं तो इन डाकुओं को बिल्कुल नहीं जानता। इनके बारे में मुझे जो कुछ मालूम था वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। तुमने मुझे जो मालूमात फराहम की हैं वो नाकाफ़ी हैं। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। इस कमरे के तफसीली जायजे के नतीजे में मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली थी जिसकी मदद से मैं इन डाकुओं की तलाश को आगे बढ़ा पाता। चुनांचे मैंने बसीर को कुरेदना शुरू कर दिया था। वो शीरी का सगा भाई था। मुझे उम्मीद थी कि मैं इसकी ज़ुबान से कोई ऐसी बात उगलवाने में ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा जो शीरी के अगवा के असबाब पर रोशनी डाल सकेगी। अगर मुझे शीरी के अगवा का मुहर्रिक मालूम हो जाता तो फिर इन डाकुओं तक पहुंचना आसान हो जाता। बसीर ने उलझन ज़दा होते हुए पूछा, तो फिर मैं और क्या करूं? मैं आपको किस तरह डाकुओं तक पहुंचाऊं? मेरे सवालात का सच्चा और खरा जवाब देकर मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा, इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अभी हमारे दरमियान जो भी गुफ्तगू होगी मैं इसका जिक्र किसी से नहीं करूँगा, और तुम भी अगर ऐसा ही करो तो बेहतर होगा। जी ठीक है, वो तजब्सुब भरे अंदाज में मुझे देखते हुए बोला, मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। क्या तुम्हारी बाजी शीरी राना तसद्दुक़ से शादी पर खुश थी? मैंने बड़े रसान से उसे घिसना शुरू किया। मैंने यही सवाल गुज़िश्ता रात राना तसद्दुक़ से भी किया था। उसने मुझे मुतमईन करने की भरपूर कोशिश की थी, मगर इसके जवाब ने मुझे सही मायनों में इत्मीनान नहीं दिलाया था। इस वक्त मैंने यही सोचा था कि इस हवाले से शीरी के वालिदैन से भी इस्तफसार करूँगा, लेकिन बसीर से मुलाकात के बाद मुझे महसूस हुआ कि इस काम के लिए वो सबसे ज़्यादा मुनासिब और मौजूद साबित हो सकता था। बसीर 15 साल का एक मासूम और सीधा सादा लड़का था, और सबसे अहम बात यह कि वो शीरी से बहुत मोहब्बत करता था। मेरे सवाल के जवाब में वो लम्हे भर के लिए तजब्जुब का शिकार दिखाई दिया, फिर बोला, जी मुझे तो वो खुशी नज़र आती थी।
इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी मर्जी से इस रिश्ते के लिए हाँ बोली थी। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, और लोग जिस किस्म की बातें कर रहे हैं इनकी कोई अहमियत नहीं। मैंने आखिरी जुमला एक खास मकसद से अदा किया था। बसीर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और जल्दी से बोला, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि आपका इशारा लोगों की किन बातों की तरफ है। राणा साहब ने अब्बा जी को तोहफे में जो ज़मीन दी है वो लोगों को हजम नहीं हो रही। तुम बिल्कुल ठीक समझे हो बसीर, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। 25 एकड़ ज़रई अराजी कोई कम नहीं होती। इसी वजह से लोगों को बातें बनाने का मौका मिल गया है। और दूसरी जानिब शीरीं और राना तसद्दुक की उम्रों में जो तफावत है वो भी काफ़ी गौर तलब है। मैंने तो बाज़ लोगों को ये कहते भी सुना है कि मलिक नवाज़िश अली ने 25 एकड़ ज़मीन के लालच में अपनी नौउम्र बेटी को एक बूढ़े शख्स से ब्याह दिया है, और वो भी पहले से शादीशुदा। लोग बकवास करते हैं, वो बरहमी से बोला। अब्बा जी लालची इंसान नहीं हैं। राना साहब ने अपनी खुशी से वो ज़मीन हमें तोहफे में दी है ताकि हमारी हैसियत में इजाफा हो। राना साहब से अब्बा जी के देरीना मरासिम में ये ठीक है कि बाजी और राना साहब की उम्रों में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये शादी बाजी की रजामंदी से हुई है। अब्बा जी की तरफ से बाजी पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था, और पिछले 6 माह में बाजी को मैंने अपने ससुराल में खुशी देखा है। राना मुसद्दिक ने भी पिछली रात मुझे कुछ इसी किस्म का जब बयान दिया था। मैंने बसीर को खंगालने के लिए दूसरे जाविये से सवाल किया। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, मैंने कहा। लोगों का क्या है, इन्हें तो फितने जगाने का बहाना चाहिए होता है। आप किसी की ज़बान तो नहीं पकड़ सकते ना। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने टटोलती हुई नज़र से उसकी तरफ देखा, फिर सनसनाते हुए लहजे में कहा, एक बात तो तुम भी मानते हो ना। वो गड़बड़ा गया। कौन सी बात थानेदार साहब? कि वो डाकू, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा। तुम लोगों के दोस्त और खैरख्वाह हरगिज़ नहीं हो सकते। उन्होंने फीके को कत्ल और शीरी को अगवा करके अपने दुश्मन होने का पक्का सबूत दिया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं कदम कदम चलाकर बसीर को एक ख़ास पॉइंट की तरफ ला रहा था। अगर इनकी दुश्मनी सिर्फ फीके कोचवान से होती तो इसे मौत के घाट उतारने के बाद वो वापस चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अगर वो तुम्हारे या रुखसाना के दुश्मन होते तो वो तुम दोनों को भी जिंदा ना छोड़ते। तो शीरी बाजी से इनकी क्या दुश्मनी थी? वो फट पड़ा। बाजी ने इनका क्या बिगाड़ा था? वो बाजी को अपने साथ क्यों ले गए? शीरी से बराह रास्त इनकी कोई दुश्मनी नज़र नहीं आती, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो शीरी को अगवा करके किसी और से दुश्मनी निकाल रहे हैं। किसी और? कौन? वो सरसराती हुई आवाज़ में पूछने लगा। कोई ऐसा शख्स शीरी जिसको बहुत ज़्यादा अजीज़ हो, मैंने कहा। वो डाकू दरअसल इस शख्स के दुश्मन हैं, और इसी शख्स को तड़पाने के लिए उन्होंने शीरी को अगवा किया है। फ़िलहाल मेरी नज़र में सिर्फ ऐसे 2 ही अफराद हैं। बसीर का रद्द अमल देखने के लिए मैं मायना खेज अंदाज में खामोश हो गया। वो हैरत और उलझन के मिले जुले तासुरात के साथ मेरी बात सुन रहा था। उसने कहा कि वो 2 अफराद कौन हैं थानेदार साहब? इनमें तो एक शीरी का शौहर राना तसद्दुक है और दूसरा शीरी का बाप मलिक नवाज़िश अली, मैंने कहा। लेकिन अब्बा जी की तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर कोई इन्हें तड़पाने के लिए शीरी बाजी को क्यों अगवा करेगा? और फिर मुझे ठीक ठाक छोड़ देने का भी यही मतलब निकलता है कि वो डाकू अब्बा जी के दुश्मन नहीं थे। वो अब्बा जी को तकलीफ़ देने के लिए मेरे साथ जुल्म ज़्यादती कर सकते थे। बसीर की बात मंतकी तौर पर तो दुरुस्त थी, मैंने कहा। दूसरी जानिब राना तसद्दुक का भी यही दावा है कि इसकी किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं जो वो इसकी फैमिली को इस तरह निशाना बनाने की कोशिश करते। जहाँ तक तुम्हें ज़दोकोब न करने का मामला है, तो राना साहब ने भी ऐसी ही बात की है कि अगर वो डाकू राना तसद्दुक को सुपर्दे अजियत करना चाहते थे तो वो इसकी भाभी रुखसाना के साथ भी बदतमीज़ी कर सकते थे। हम कितना भी सोचें, घूम फिर कर तान शीरी पर ही आकर टूटती है। अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि वो डाकू शीरी को लेने आए थे और अपना काम करके चले गए। तो फिर आप इन डाकुओं तक कैसे पहुंचेंगे? उसने बड़ी बेचारगी से सवाल किया। मुझे शीरी के तलबगार की तलाश है, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। वो शख्स जिसके ईमा पर शीरी को अगवा किया गया है, वो इन डाकुओं में से कोई भी हो सकता है, और कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसने शीरी को हासिल करने के लिए मुसल्लह डाकुओं का सहारा लिया। ऐसा बंदा कौन हो सकता है? उसकी उलझन में हद दर्जा इजाफा हो गया।
مجھے اس نوعیت کی باتیں دراصل شیریں کے والدین سے کرنا چاہیے تھیں یا پھر کسی پختہ عمر کے شخص سے۔ یہ موضوع بصیر جیسے نوجوان کا نہیں تھا، لیکن میچور آدمی سے پوچھ تاچھ کرنے میں اس بات کا امکان بہرحال تھا کہ وہ مصلحت یا مجبوری کی بنا پر کسی حد تک حقائق کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتا، مگر بصیر کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ وہ بے لاگ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ بصیر، کیا رانا تصدق سے شادی سے پہلے کہیں اور سے بھی شیریں کا کوئی رشتہ وغیرہ آیا تھا؟ اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد نفی میں جواب دیا، نہیں جناب۔ اس وقت میری نگاہ اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تردد اور تذبذب کی آمیزش دیکھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی انجانی تکلیف میں، کشمکش میں مبتلا ہو۔ میں نے اپنائیت بھرے انداز میں پوچھا، کیا بات ہے بصیر؟ کچھ نہیں تھانے دار صاحب، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا۔ کچھ تو ہے برخوردار، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھے کوئی خاص بات بتانا چاہتے ہو، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کرو، ہے نا؟ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ آپ کا اندازہ واقعی ٹھیک ہے۔ آپ نے شیریں باجی کے رشتے کے حوالے سے جو سوال پوچھا، اس بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن شاید یہ بات اتنی اہم نہیں، اسی لیے میں تذبذب کا شکار ہوں۔ وہ بات اہم ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں نے نرمی سے کہا۔ تمہارے ذہن میں جو کچھ بھی ہے وہ مجھے بتا دو۔ ادھر چمنا باد میں ایک لڑکا ہے، اس نے بتایا۔ وہ شیریں باجی سے شادی کا خواہشمند تھا، لیکن اس کے گھر والوں کی طرف سے کبھی رشتہ نہیں بھیجا گیا۔ اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے بولا۔ اور وہ کرتا کیا ہے؟ اس کا نام فیروز ہے تھانے دار صاحب، بصیر نے جواب دیا۔ اس کے باپ کی گاؤں میں پرچون کی دکان ہے، جسے وہ دونوں میاں بیوی مل کر چلاتے ہیں۔ فیروز ان کی اکلوتی اولاد ہے، لیکن اسے دکانداری سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ سارا دن ادھر ادھر منڈلاتا پھرتا ہے۔ اگر فیروز کے گھر سے باقاعدہ رشتہ آ بھی جاتا تو ابا جی کبھی بھی شیریں باجی کی شادی اس سے نہ کرتے۔ ایک تو وہ کوئی ڈھنگ کا کام دھندا نہیں کرتا، اوپر سے انتہائی بدتمیز بھی ہے جناب۔ اپنے بھولے پن میں وہ مجھے اہم معلومات فراہم کر رہا تھا۔ میں نے ٹٹولنے اور کریدنے کا عمل جاری رکھا اور سوال کیا، بصیر، میرا تجربہ ہے کہ جو لوگ اجڑ اور بدمعاش ہوتے ہیں وہ اپنے ہی قبیل کے آوارہ اور بدمعاش افراد کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں۔ کیا فیروز بھی اپنے ہی قماش کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا؟ جی بالکل، وہ جلدی سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، کیا تم چمنا باد میں بسنے والے تمام افراد کو اچھی طرح جانتے ہو؟ جی ہاں، اس نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ کیا چمنا باد کے کسی مرد وسنیک کی دائیں آنکھ پتھر کی ہے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ان ڈاکوؤں کا کوئی سرا ابھی تک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لہٰذا سرِ دست تم رخسانہ بصیر اور فیقے کے گھر والوں سے اس لاکٹ کے بارے میں معلومات جمع کرو۔ اگر یہ لاکٹ ان تینوں میں سے کسی کا نہیں تو پھر لازماً اس لاکٹ کا تعلق ان ڈاکوؤں میں سے کسی سے ہے۔ کل وقت کی کمی کے باعث ہم جائے وقوع سے سیدھے چمنا باد چلے گئے تھے اور ہمیں کوٹ سدھو کی طرف رخ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ آج تم یہ کام بھی کر گزرو گے، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں بالکل سمجھ رہا ہوں جناب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں شام تک آپ کو کوئی اچھی رپورٹ دیتا ہوں۔ اگر نیند ستا رہی ہو تو گھر جا کر تھوڑا آرام کر لو۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد مشن شروع کر دینا۔ نہیں ملک صاحب، پہلے کام پھر آرام۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں جب تک آپ کو کوئی خوشخبری نہیں سنا دیتا مجھے چین نہیں آئے گا، اور مجھے امید ہے کہ میں رات تک کوئی تیر مارنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ تمہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، میں نے تہہ دل سے کہا۔ بشیر احمد کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی اسپتال سے فیقہ کوچوان کی لاش اور پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی آ گئی۔ مذکورہ رپورٹ ہمارے قائم کردہ اندازوں کی تصدیق کرتی تھی، جس کے مطابق فیقہ کوچوان کی موت 7 جولائی کی سپہر 4 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور اس موت کا سبب اس کے سر پر لگنے والی وہ کاری ضربات تھیں جنہوں نے اس کی کھوپڑی کو مختلف مقامات سے چٹخا دیا تھا۔ فیقے کے پیٹ سے گولی بھی نکال لی گئی تھی۔ اس گولی نے فیقے کی آنتوں کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ میں نے 2 کانسٹیبلز کی معیت میں فیقے کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کو ایک ٹانگے میں ڈال کر موضع جمال پور روانہ کر دیا۔ جیسا کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں، ایک
जमालपुर जीटी रोड और रेलवे लाइन के दरमियान वाक़ था और मेरा थाना भी जीटी रोड पर ही था। मेरे थाने से मौजा जमालपुर का फासला कमोबेश 1 मील था। किसी टांगे या घोड़े पर सवार होकर 10 से 15 मिनट में ये फासला बआसानी तय किया जा सकता था। फीके की लाश को गांव रवाना किए 1 घंटा गुजरा था कि छोटा राना मुझसे मिलने थाने चला आया। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, वो मेरे कमरे में आकर बाबा से बुलंद बोला। मैंने इसके सलाम का जवाब दिया और रस्मी अलग सलग के बाद पूछा, फीका कोचवान की लाश आप लोगों ने वसूल कर ली है? जी मलिक साहब, राना मुसद्दिक अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, हमने वो लाश फीके के वारिसों के हवाले कर दी है। आज किसी वक्त इसकी तदफीन कर दी जाएगी। आप सुनाएं, क्या खबरें हैं? फिलहाल तो कोई नई ताज़ी नहीं है राना साहब, मैंने गोलमोल जवाब दिया। डाकुओं का सुराग लगाने की कोशिशें जारी हैं। ओह हाँ, वो चौंके हुए लहजे में बोला, अभी थोड़ी देर पहले आपके हवलदार से मुलाकात हुई थी। वो किसी तलाई जंजीर के बारे में पूछगछ कर रहा था। हाँ, वो तलाई लॉकेट हमें जाए वकुआ से मिला है। अगलब इम्कान इस बात का है कि वो इन डाकुओं में से किसी का है, लेकिन तफ्तीश के मामले में चूँकि किसी रुख को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये सोचकर कि वकुआ के वक्त फीका, रुखसाना, शीरी और बसीर भी टांगे में मौजूद थे, इसलिए पूछगछ की जा रही है कि कहीं इस तलाई लॉकेट का ताल्लुक इन लोगों से ना हो। मैंने आपके हवलदार की तसल्ली कर दी है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। अब वो जमालपुर से निकलकर चमनाबाद की तरफ गया है। मैं समझा नहीं राना साहब, मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा। तसल्ली कराने से आपकी क्या मुराद है? मतलब ये कि मैंने हवलदार को यकीन दिला दिया है कि वो तलाई लॉकेट ना तो रुखसाना का है और न ही फीका का, वो वजाहत करते हुए बोला। और भाई साहब से भी मैंने इस सिलसिले में बात की थी। इनका कहना यह है कि उन्होंने शीरी के पास कभी लॉकेट नहीं देखा, जिसका साफ मतलब ये हुआ कि इस तलाई लॉकेट का हमारे गांव से और हमारे घर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। ठीक है जनाब, बात मेरी समझ में आ गई है, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। फिर पूछा, बड़े नाना साहब क्या हाल है उनका? बहुत गमज़दा हैं जनाब, वो अजीब से लहजे में बोला। अपनी छोटी बीवी को याद करके आहें भर रहे हैं। शीरी राना मुसद्दिक की रिश्ते में भाभी लगती थी, लेकिन मैंने इसके अंदाज में शीरी के लिए वो अदब एहतराम नहीं देखा था जो इस रिश्ते का मुतक़ाज़ी था। कल अस्पताल में भी इसने शीरी के लिए मनहूस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, लेकिन बसीर की मौजूदगी के बायस वो बात को आगे नहीं बढ़ा सका था। इसे कुरेदने का ये अच्छा मौका था, लिहाजा मैंने राजदाराना लहजे में कहा, राना साहब ये मुनासिब तो नहीं लग रहा कि मैं आपके घर के मामलात पर बात करूं, लेकिन मैंने महसूस किया है कि आप राना तसद्दुक की दूसरी शादी से खुश नहीं हैं। कल अस्पताल में भी आप मुझे कुछ बताना चाहते थे, लेकिन फिर किसी मसलहत की बिना पर आपने बात गोल कर दी थी। आपके एहसासात गलत नहीं हैं मलिक साहब, वो गहरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। सिर्फ मैं ही नहीं, हवेली का कोई भी फ़र्द इस शादी पर खुश नहीं। इसका कोई ख़ास सबब नहीं, असबाब कहें जनाब, वो मायनाखेज़ अंदाज में बोला। मैंने पूछा, क्या आप इन असबाब पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? ऐन मुमकिन है कि आपकी बातों से मुझे डाकुओं तक रसाई का कोई रास्ता मिल जाए। भाई साहब अपनी मर्जी के मालिक हैं, उन्होंने जो करना था वो कर डाला। बहरहाल शीरी अब हमारी हवेली की इज्जत है, अगरचे वो इस मकाम के काबिल नहीं थी। उसने बताना शुरू किया, आप चूँकि डाकुओं तक पहुंचकर हमारी हवेली की इज्जत को वापस लाना चाहते हैं, इसलिए आपसे खुलकर बात करने में कोई हरज नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट पर एतमाद करने का शुक्रिया राना साहब, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर नहीं, सिर्फ आप पर भरोसा कर रहा हूँ मलिक साहब, सिर्फ आप पर। आप एक सच्चे और खरे इंसान हैं, वो दो टोक अंदाज में बोला। बेफिक्र हो जाएं, मैंने उसकी तसल्ली की खातिर कहा। मुझ पर एतमाद करने का आपको अफसोस नहीं होगा। आपको जो भी कहना है खुलकर कहें। तो सुने जनाब, वो एक गहरी सांस लेते हुए बोला। पहली बात तो ये कि सुल्ताना भाभी एक नेक दिल जन्नती खातून है। इन पर सौतन लाकर भाई साहब ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। वो मुँह से कुछ नहीं बोलती, लेकिन इनकी आँखें और चेहरा चीख चीख कर कहता है कि वो बड़ी अजियत में हैं। अगर वो भाई साहब के लिए औलाद पैदा नहीं कर सकी तो इसमें इनका क्या कसूर? आप जानते हैं, औलाद तो मर्द के नसीब से होती है। अगर शीरी से भी इनकी औलाद ना हुई तो क्या वो तीसरी शादी करेंगे? थोड़ा तवक्कुफ करके उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा।
मैंने उसके विचार पर कोई तबसरा करना ज़रूरी नहीं समझा। वो अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, ये शादी तो हमारे लिए जगहसाई बनकर रह गई है। ससुर दामाद से 5 साल छोटा और 25 एकड़ का तड़का। 25 एकड़ का जिक्र करते हुए राना मुसद्दिक के चेहरे पर नागवारी उभर आई थी। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, इस तड़के का क्या मतलब हुआ राना साहब? जनाब, मुंह पर तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे अक्सर लोग यही कहते फिर रहे हैं कि मलिक नवाजिश ने 25 एकड़ ज़मीन के एवज अपनी 20 साल की बेटी को 55 साला एक शादीशुदा शख्स के हाथ फरोख्त कर दिया है। जब भाईजान ने चमनाबाद और जमालपुर के दरमियान 25 एकड़ ज़राई अराजी खरीदी थी, तो मैं इनके इस इक़दाम पर बहुत खुश हुआ था, मगर जल्दी मेरी खुशी का जनाजा निकल गया। आपकी खुशी का सबब क्या था? मैंने उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। और इस खुशी का जनाजा कैसे निकल गया? इस तहसील में सिर्फ एक ही ऐसा शख्स है जिसके पास हमसे ज़्यादा ज़राई अराजी है, और इस बंदे का नाम है अली अहमद बड़ाइच। वो वजाहत करते हुए बोला, अली अहमद बड़ाइच 90 एकड़ ज़मीन पर बहुत इतराया करता है। हमारे पास 75 एकड़ अराजी है। अगर 25 एकड़ अराजी हमारी अराजी के साथ शामिल हो जाती तो हम अली अहमद बड़ाइच से 10 एकड़ ज़्यादा यानी पूरे 100 एकड़ के मालिक हो जाते। लेकिन भाई साहब ने 25 एकड़ मलिक नवाजिश अली को तोहफे में देकर उसकी बेटी शीरीन से शादी कर ली। मैं इस शादी से इसलिए नाखुश हूँ कि एक तरफ हमारी ताकत में इजाफा होने के बजाय मलिक नवाजिश की अराजी में इजाफा हो गया, और दूसरी जानिब वो बोलते बोलते रुका, फिर मायनाखेज अंदाज में खामोश हो गया। दूसरी जानिब क्या? मैंने जल्दी से पूछा। छोड़े मलिक साहब, शीरी अब हमारी हवेली की इज्जत है। वो टालने वाले अंदाज में बोला, आप भी सोचेंगे कि मैं क्या घटिया बात कर रहा हूँ। इसके मसनूई गुरेज से मुझे ये समझने में कतन कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि वो दानिस्ता मुझे कुछ बताने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन वो चाहता था कि इसरार मेरी तरफ से हो ताकि बयान उसके कंधों पर ना आए। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी करते हुए कहा, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन सियाने कह गए कि अगर सेहत चाहते हो तो डॉक्टर से मर्ज, ज़िंदगी चाहते हो तो दाई से पेट, अगर इंसाफ चाहिए हो तो वकील से अपना जुर्म कभी नहीं छुपाना चाहिए। और जहाँ तक पुलिस का मामला है तो मैं कहता हूँ कि थानेदार से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि हमारा महकमा इन तीनों पेशों के मजमूए का नाम है। लम्हाती तसब्जुब के बाद उसने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, मैंने उड़ते उड़ते सुनी है कि शादी से पहले शीरी का चमनाबाद के किसी लड़के से कोई चक्कर था। मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि वो इस नौइयत की कोई बात करेगा। जब उसने शीरी के किसी चक्कर का जिक्र किया तो मेरे जहन में बसीर की कही हुई एक बात ताज़ा हो गई। उसने मुझे बताया था कि फ़िरोज़ नामी एक नौजवान शीरीन से शादी की ख्वाहिश रखता था। क्या चमनाबाद वाले इस लड़के का नाम फ़िरोज़ है? मैंने राना मुसद्दिक की आंखों में देखते हुए कहा, उसका बाप बरकत और माँ फजीलत इधर जमनाबाद में परचून की दुकान चलाते हैं। फ़िरोज़ इनकी अकलौती औलाद है, लेकिन इसे अपने बूढ़े वालिदैन का ज़रा ख्याल नहीं। जमनाबाद के अक्सर लोग फ़िरोज़ के बारे में ये तबसरा करते हैं कि काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का। मलिक साहब, वो हैरत से आंखें चौड़ी करते हुए बोला, लगता है आपने तो फ़िरोज़ के बारे में बड़ी तफसीली तहकीक कर रखी है। वाकई मैं इसी लड़के की बात कर रहा हूँ। हमारे महकमे को मान गए ना राना साहब? मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आपका महकमा तो बाकी तमाम महकमों की दारुल अमा है। मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि फ़िरोज़ के हवाले से शीरी की पोजीशन को क्लियर करूं। अभी मैं खुद इस मामले पर थोड़ी तहकीक करना चाहता था, क्योंकि राना मुसद्दिक और बसीर के ख्यालात में 180 दर्जे का तज़ाद पाया जाता था। जब तक शीरी बाजियाब न हो जाती, इस इशू पर मगज़मारी करना तवानाई ज़ाया करने के मुतरादिफ था। फ़िलहाल मुझे शीरी तक पहुँचने की कोई सबील निकालना थी। मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि पुलिस डिपार्टमेंट मुख्तलिफ पेशों का एक जगह जमा होने का नाम है। मैंने कहा, आप इस महकमे पर यकीन रखें कि हम आपकी हवेली की इज्जत को बखैरियत वापस लाएंगे। वो थोड़ी देर मजीद मेरे पास बैठा इधर उधर की बातें करता रहा, फिर रुखसत हो गया। राना मुसद्दिक ने शीरी और राना तसद्दुक की बेजोड़ शादी के बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया था, इसके लिए मैं इससे ज़्यादा कसूरवार नहीं समझता था, क्योंकि इस नौइयत की बातें ज़बान ज़द आम थीं और आवाज़ खल्क़ को नक्कारा खुदा कहा जाता है।
علاوہ ازیں اس نے زمین کی طاقت کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا میں اس سے مکمل اتفاق کرتا تھا۔ یہ بات میرے تجربے میں آئی تھی کہ گاؤں دیہات میں جس شخص کے پاس جتنی زیادہ زمین ہوتی ہے اس کی پگڑی کا شملہ اتنا ہی اونچا ہوتا ہے۔ باقی جہاں تک شیریں کے فیروز کے ساتھ ملوث ہونے کا جو معاملہ تھا، میں کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر کسی قسم کی کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ حوالدار کی واپسی مغرب کے بعد ہوئی اور وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ جمن آباد سے فیروز کو بھی پکڑ لایا تھا۔ فیروز کو میرے سامنے پیش کرنے سے پہلے اس نے جوش بھرے انداز میں مجھ سے کہا، ملک صاحب، میں آپ کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے طلائی لاکٹ کا معاملہ حل کر لیا ہے۔ بصیر نے اس لاکٹ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، وہ لاکٹ فیروز کا ہے۔ میں نے جمن آباد کے اور 2-3 لوگوں سے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، جبھی فیروز کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقوعہ کے وقت فیروز جائے واردات پر موجود تھا۔ میں نے حوالدار کی بات پوری توجہ سے سننے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، کیا فیروز نے تسلیم کر لیا ہے کہ طلائی لاکٹ اس کا ہے؟ جی بالکل، حوالدار نے اثبات میں جواب دیا، لیکن وہ ڈاکوؤں کی کارروائی سے کسی تعلق کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کا لاکٹ جائے وقوعہ پر کیسے پہنچ گیا؟ اس بارے میں فیروز نے ایک کہانی سنائی ہے۔ وہ کیسی کہانی؟ میں نے حوالدار سے پوچھا۔ وہ کہتا ہے کہ 8-10 روز پہلے وہ ٹیوب ویل پر نہا رہا تھا تو اس نے یہ لاکٹ اتار کر اپنے کپڑوں میں رکھ دیا تھا۔ حوالدار نے بتایا کہ پھر جب وہ نہا کر فارغ ہوا اور کپڑے پہننے لگا تو لاکٹ کو غائب پایا۔ اس وقت اور بھی کئی لوگ ٹیوب ویل پر نہا رہے تھے۔ اس نے باری باری سب سے اپنے لاکٹ کے بارے میں استفسار کیا، لیکن کوئی بھی لاکٹ کی گمشدگی کا ذمہ دار بننے کو تیار نہیں ہوا۔ سب نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس پر فیروز اپنا دل مسوس کر رہ گیا۔ اس نے کسی کو وہ لاکٹ چراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے مجبوری کا نام شکریہ سمجھ کر وہ صبر کر کے بیٹھ گیا۔ تمہیں فیروز کی سنائی ہوئی کہانی پر کتنا یقین ہے؟ میں نے پوچھا۔ اگر میں نے اس کی کہانی پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا ہوتا تو پھر مجھے اپنے ساتھ اسے لانے کی ضرورت پیش نہ آتی، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ میں آج کی رات اس پر تھوڑا کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر اس نے اپنے پیٹ میں کچھ چھپا رکھا ہے تو اسے اگل دے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کی خاطرداری کی اجازت دیتا ہوں، میں نے حوالدار کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لیکن اگر تم پوری رات اس کے ساتھ مصروف رہو گے تو پھر سوؤ گے کب؟ میں رات کے ابتدائی حصے میں اپنی نیند پوری کروں گا اور شبینہ ڈیوٹی والے ایک کانسٹیبل کو تاکید کر دوں گا کہ وہ کسی بھی قیمت پر فیروز کو سونے نہ دے۔ حوالدار نے مجھے اپنے منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، پھر رات کے آخری پہر جب وہ نیند کے ہاتھوں بے بس ہو جائے گا تو میں بیدار ہو کر اس کی خبر گیری میں لگ جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس حالت میں وہ 16 آنے سچ بولنے پر تیار ہو جائے گا۔ تمہارا آئیڈیا اچھا ہے بشیر احمد، میں نے ستائشی انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، جس کانسٹیبل کو تم فیروز پر تعینات کرو اس سے کہہ دینا کہ وہ وقفے وقفے سے اسے گلاس بھر بھر کر پانی پلاتا رہے، لیکن اسے رفع حاجت کی اجازت نہ دے۔ جب اس کے مثانے پر پیشاب کا بوجھ بڑھے گا تو بھی وہ زبان کھولنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کی بتائی ہوئی ترکیب بھی شامل کر لوں گا، وہ فرما برداری سے بولا۔ فیروز کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے یہ بھی پوچھنا کہ وہ طلائی لاکٹ اس کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ اس کا جس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ فیروز نے وہ لاکٹ کہیں سے چوری کیا ہوگا، اس لیے وہ چوری کے مال کی چوری پر خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ حوالدار نے میری ہدایت کے مطابق عمل کرنے کا یقین دلایا۔ میں نے پوچھا، اس بنٹے کی آنکھ والے ڈاکو کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ میں نے جمال پور، جمن آباد، کوٹ سندھو اور ارد گرد کے کئی علاقے کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کی ہے اور پتہ چلا ہے کہ اس طرح کی آنکھ والا ایک شخص موزہ سوڈیوال میں رہتا ہے۔ حوالدار نے بتایا، اس کا نام منظور عرف جھورا ہے۔ جھورے کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں بتائی جاتی، وہ چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث پایا گیا ہے۔ حوالدار کا یہ انکشاف بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ موزہ سوڈیوال جمال پور سے 4 میل کے فاصلے پر مشرق میں واقع تھا اور یہ گاؤں بھی میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ جھورا کسی زاویے سے اس واردات میں ملوث تھا یا نہیں، لیکن جرائم پیشہ ہونے اور ایک پتھر کی آنکھ رکھنے کی بنا پر اسے شامل تفتیش کرنا میرا فرض اولی بنتا تھا۔ میں نے اس نیک مقصد کے لیے صبح کا انتظار نہیں کیا اور 3 ہوشیار قسم کے اہلکاروں کی ایک ٹیم بنا کر انہیں جھورے کی گرفتاری کے لیے اسی وقت روانہ کر دیا۔ اس کے بعد میں اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ اگلی صبح بڑی سنسنی خیز تھی۔ میں حسب معمول تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا
तो कई एक खबरें मेरी राह देख रही थीं। मैं जैसे ही अपनी सीट पर आकर बैठा तो हवलदार बशीर अहमद मेरे पास आ गया। मलिक साहब, वो जोश भरे अंदाज में बोला, मैंने फिरोज पर अपनी रिसर्च मुकम्मल करने के बाद झूरे पर काम शुरू कर दिया है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज करके कहा, तो मेरी बनाई हुई टीम झूरे को गिरफ्तार करके ले आई है? जी, वो लोग रात के आखिरी पहर वापस आए हैं, हवलदार ने बताया। झूरे के चेहरे पर दाढ़ी भी है और उसकी दाईं आंख में मसनूई ढेला भी है। बशीर के बयान करदा हुलिये पर वो पूरा उतरता है और उसका पसमंजर भी मुजरिमाना है, लेकिन उसकी जुबान खुलवाने के लिए मुझे खतरनाक हथकंडे इस्तेमाल करना होंगे। वो आसानी से कुछ नहीं बताएगा। तो फिर इंतजार किस बात का है? मैंने शफाक लहजे में कहा। अगर वो हमारे मतलूबा शख्स के हुलिये पर पूरा उतरता है तो तुम्हें फौरन काम शुरू कर देना चाहिए। ओके मलिक साहब, वो खुश होते हुए बोला, बस आपके हुक्म का इंतजार था। तुमने कुछ नींद भी ली या इन्हीं कामों में लगे हुए हो? पूरे 4 घंटे सोया हूँ जनाब, और अब बिल्कुल हशाश बशाश हूँ, वो खासे करारे लहजे में बोला। मैंने पूछा, फिरोज से कोई काम की बात मालूम हुई? नहीं जनाब, उसने अपनी स्टोरी में कोई तब्दीली नहीं की, उसने बताया। और हाँ, उसने इस बात का इकरार किया है कि वो तलाई लॉकेट उसने एक सर्राफ की दुकान से चुराया था। ठीक है, तुम फिरोज को रिहा कर दो, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा। अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं। क्या वो तलाई लॉकेट भी उसके हवाले कर दूं? हवलदार ने पूछा। हरगिज़ नहीं, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। चोरी के माल का फैसला बाद में किया जाएगा। क्या तुमने इस सर्राफ का नाम पता नोट कर लिया जहाँ से फिरोज ने वो लॉकेट चुराया था? जी, मैंने नोट कर लिया है। जब तक शीरीं की गुमशुदगी का मामला हल नहीं हो जाता, ये लॉकेट एक शहादत के तौर पर हमारी कस्टडी में रहेगा। ठीक है मलिक साहब, ये कहते हुए हवलदार मेरे कमरे से निकल गया। थोड़ी ही देर के बाद थाने के ट्रायल रूम की तरफ से हवलदार के कारनामों के सोती असरात की आवाज़ें मुंतकिल होने लगीं। मैंने बशीर अहमद को खुली छुट्टी दे दी थी, लिहाजा फ्री हैंड मिलते ही वो ज़ेरे हिरासत झूरा के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गया। इस फ्री शिप के नतीजे में वक्फे वक्फे से झूरे की कर्ब में डूबी हुई आवाज़ें बुलंद होती रहीं। एक ख़ास बात यह थी कि झूरे ने अपनी सफाई में अभी तक कुछ नहीं कहा था। अगर वो इस केस में किसी भी तरह मुलविस नहीं था तो फिर इसे कुछ न कुछ तो बोलना चाहिए था। इसकी मुसलसल ज़बानबंदी इसके मुजरिम होने की दलील थी। झूरे की इसी मुस्तकिल चुप ने बशीर अहमद को और भी ज़्यादा गज़बनाक बना दिया था। झूरे की ज़बान खुलवाना हवलदार के लिए अना और इज्जत का मसला बन गया था, लिहाजा वो इन लम्हात में एक वहशी बन गया था। झूरा 2 घंटे तक हवलदार की वहशत और दहशत के सामने डटा रहा, फिर इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने फीका कोचवान के कत्ल का इकरार कर लिया। हवलदार इसे मेरे पास ले आया और बड़े फखरिया लहजे में बोला, मलिक साहब, मैंने रिकॉर्ड में कैसेट लगा दी है, आप बटन दबाएं, ये फरफर बोलने लगेगा। उसने फीके के कत्ल का इकबाल कर लिया है। मैंने घूर कर झूरे की तरफ देखा। हवलदार तफ्तीश के नाम पर इसकी ऐसी कमतेसी कर चुका था। वो अपने कदमों पर बामुश्किल खड़ा था। आप इसे पुलिस की जालिमाना कार्रवाई का नाम दें तो मैं आपसे कोई बहस नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। हर नौइयत का तशद्दुद हम सिर्फ इन्हीं लोगों पर करते हैं जिनके मुजरिम होने का हमें यकीन हो जाता है। और हवलदार ने 2 घंटे तक इसी मीडियम में झूरा से गुफ्तगू फरमाई थी। झूरा, मैंने उसकी आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए कहा, मुझे शीरीं भी चाहिए। तुमने उसे कहाँ रखा हुआ है? इसे हमने सियालकोट पहुंचा दिया था, उसने बताया। तुम्हारे दीगर साथी कहाँ हैं और तुम लोगों ने ये जुल्म क्यों किया? तुम्हारी शीरीं के साथ क्या दुश्मनी थी? मैंने तपे हुए लहजे में सवाल किया। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, वो बड़े अजीब से लहजे में बोला। हम नौकर, हम तो किराए के मुजरिम हैं। जो हमसे काम लेता है हम उससे काम के बारे में कोई सवाल नहीं करते, सिर्फ अपने मुआवजे से मतलब रखते हैं। हमसे कहा गया शीरीं को अगवा करके सियालकोट पहुंचाना है और अगर इस काम में कोई मुदाखलत करे तो इसे फड़काना है। इस किस्म के अहकामात तुम लोगों को किसने दिए थे? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में सवाल किया। जवाब देने से पहले उसने हवलदार की तरफ देखा, फिर मुझसे कहा, थानेदार साहब, आपके हवलदार ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं सच बोलूँगा तो आप मुझे सुल्तानी गवाह बनाकर सज़ा से बचा लेंगे। ये तो तुम्हारे सच बोलने के मयार पर मुनहसर है, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। अगर तुम्हारे सच ने इस केस को हल करने में मेरी भरपूर मदद की तो मैं हवलदार की पेशकश पर गौर करूँगा। तुमने नाहक एक इंसान की जान ली है और एक मासूम औरत को
अपने साथियों की मदद से अगवा करके सियालकोट पहुंचाया है। तुम साफ साफ तो बरी नहीं हो सकते। हाँ, मैं तुम्हारी सज़ा में कमी कराने की ज़रूर कोशिश करूँगा, बशर्ते कि तुमने कानून की खुलूस नीयत से मदद की तो। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने तेज़ नज़र से उसे घूरा, फिर हतमी लहजे में कहा, इसे भी तुमने मेरी मेहरबानी समझनी चाहिए, वरना अगर मैंने 1 घंटे तक तुम्हें मज़ीद हवलदार की तहवील में दे दिया तो वो तुम्हारा अंग अंग पुकार कर मुझे तुम्हारे पुष्टपना का नाम बता देगा। हवलदार की तहवील में देने की ज़रूरत नहीं। वो सरासीमा नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने खूंखार लहजे में कहा, तो फिर बकना शुरू करो। उसने थूक निकलते हुए जवाब दिया, हमने ये सारी कार्रवाई छोटे राना के हुक्म पर की है। तुम्हारा मतलब है कि राना मुसद्दिक? उसने अस्पात में गर्दन हिला दी। राना मुसद्दिक की गिरफ्तारी कोई आसान काम नहीं था, ताहम इस दिन का सूरज गुरूब होने से पहले ही मैंने ये मुश्किल काम भी कर डाला। राना मुसद्दिक को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि उसके छोटे भाई के हुक्म पर यह खौफनाक खेल खेला गया था, लेकिन मेरी तहवील में एक ऐसा शख्स था जिसके इकबाली बयान पर राना तसद्दुक को यकीन करना ही पड़ा। जब मैंने राना मुसद्दिक पर सख्ती की तो उसने मुझे सियालकोट में उस मकाम की निशानदही कर दी जहां शीरी को रखा गया था। 2 रोज़ बाद वो इसे बॉर्डर पार करा के पड़ोसी मुल्क में स्मगल करने का इरादा रखते थे। मैंने सियालकोट पुलिस को आगाह किया और बर्वक्त कार्रवाई करके शीरी को बाजियाब करा लिया। झूरे के दीगर साथियों की गिरफ्तारी में मुझे पूरा 1 महीना लग गया। जब राना मुसद्दिक ने अपने तमाम जुराइम को कबूल कर लिया तो मैंने नफरत भरे लहजे में इससे इस्तफसार किया, राना, तुमने ये सब क्यों किया? अपना हक महफूज करने के लिए। वो बड़ी बेशर्मी से बोला, भाईजान और मैं इस हवेली और दीगर ज़मीनों जायदाद के बराबर के वारिस हैं। भाई साहब ने एक नौमल लड़की से शादी करने के लिए 25 एकड़ ज़रई अराजी ऐसे ही उठाकर मलिक नवाजिश को दे दी। क्या हमारे अब्बा जी की जायदाद कोई मुफ्त का माल है जो किसी को भी उठाकर बांटते रहें? भाई साहब की तो कोई औलाद नहीं, लेकिन मेरे आगे 3 बच्चे हैं, फिर हमारी बहन भी हवेली में बैठी हुई है। मैंने जो भी किया ठीक किया। तुम अपने मसाइल को राना तसद्दुक से डिस्कस कर सकते थे, मैंने कहा। घर का मामला घर में बैठकर हल हो सकता था, इसलिए तुम्हें ये खटराक फैलाने की क्या ज़रूरत थी? और तुमने इस गरीब फिरोज़ को भी खामख्वाह फंसाने की कोशिश की, उसका लॉकेट चोरी करा के जाए वारदात पर फिकवा दिया। किसी न किसी को तो कुर्बानी का बकरा बनना ही पड़ता है थानेदार साहब, वो बड़ी बेमुरव्वती से बोला। और जहाँ तक घर में बैठकर मामला निपटाने की बात है तो पिछले 6 माह में मैं कई बार ये कोशिश कर चुका हूँ, मगर भाई साहब मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। वो पूरी तरह शीरी की मुट्ठी में हैं। लगता है कि इस मनूस ने भाई साहब को उल्लू का गोश्त खिला दिया है। कल कला अगर भाई साहब हवेली और बाकी की ज़मीन भी शीरी के नाम कर देते तो क्या हमने बाकी की ज़िंदगी जीटी रोड पर बैठकर गुजारना थी? थोड़ी रुक कर उसने सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैंने जो कुछ भी किया इंतहाई मजबूरी के आलम में किया है और मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। आप इसे मेरी जुर्रत रिंदाना समझ लें। मैंने उसकी इस हरकत को क्या समझा और क्या नहीं समझा, ये बहस तलब नहीं है। अलबत्ता मैंने उसके खिलाफ बड़ा मजबूत पर्चा काट कर उसे हवालाए अदालत कर दिया।